नमस्कार, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल मेरे प्यारे से प्यारे प्यारे चुन्नू मुन्नू से प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। गुड इवनिंग बेटा जी, गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। सो वेलकम टू आवर फर्स्ट बिहार बोर्ड क्लास हिंदी मीडियम। जल्दी से आ जाओ, फटाफट से आके इस क्लास को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। हेलो बेटा, हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आओ जल्दी से आ जाओ मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से बच्चों, आओ आओ जल्दी से आ जाओ। आज है पहली क्लास। सो आज हम क्या करेंगे सर? तो पहले तो आज बहुत सारी बातें करेंगे, एक दूसरे को समझने की, जानने की कोशिश करेंगे। और एक बहुत ही प्यारा आपका अध्याय है, और इस अध्याय का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, तो जल्दी से आ जाओ मेरे प्यारे प्यारे बिहार के बच्चों, जल्दी से आ जाओ, फटाफट से आके इस प्यारी सी क्लास को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आज पहली क्लास है। तो पहले एक दूसरे को समझने की, जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चले चले आ जाओ आ जाओ। अरे सर, मैं आपको पहले से जानता हूं। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। गुड इवनिंग बेटा जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आओ आओ जल्दी से आओ, फटाफट से आओ जल्दी से। ये ब्राइटनेस थोड़ी कम नहीं लग रही आपको? अच्छा, लाइट कम है, ठीक है। अरे भाई मैं बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। नए बच्चे हो ना, बिल्कुल। जितने भी नए बच्चे हैं, पुराने बच्चे हैं, जो पहले से जानते हैं मुझे, जो पहले से मुझे नहीं जानते हैं, उन सबका ही स्वागत करता हूं मैं। तो सबसे पहले ये बताओ यार कि क्लास 9 से 10th में आने के बाद एक आपकी लाइफ में बड़ा सा बदलाव हुआ, तो कैसा महसूस हो रहा है? क्योंकि इस साल आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन है, आपका मतलब आपका बोर्ड है। और अगर मैं बोर्ड्स की बात करूं तो इतनी ज्यादा टेंशन वेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वे फालतू में जो है बोर्ड का हुआ बना रखा है ना। और तुम यार बिहार के शेर हो यार, बिहार का इतना इतना आप बोल सकते हो समृद्ध, इतनी रिच हिस्ट्री रही है बिहार की भाई। जितने भी महान पुरुष हैं वो बिहार से ही आए हैं भाई, है ना। सो तुम्हें बिहार का नाम जो है ना वो रोशन करना है। ठीक है, सो अभी बहुत वक्त है, बहुत समय है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको पीडब्ल्यू का साथ मिल गया भाई, है ना। पीडब्ल्यू के अच्छे अच्छे टीचर्स का साथ मिल गया। तो अब सारी आपकी जितनी भी दिक्कत है, जितनी भी परेशानी है, वो सब हम पे छोड़ दो। बाकी हम सब संभाल लेंगे, कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस सिर्फ आपको खुद से सिर्फ एक काम करना है। वो क्या करना है सर? पढ़ाई करनी है आपको। और ज्यादा भी पढ़ाई नहीं लेनी, इतना ज्यादा प्रेशर नहीं लेना। अगर आप नॉर्मली 3 से 4 घंटे पढ़ते हो तो आपका काम उसमें हो जाएगा, मैं गारंटी से कहता हूं। मैं अपने सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, बाकी सारे टीचर्स अपने सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो सामाजिक विज्ञान में आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होने वाली। अच्छा, आप नीव हिंदी बैच से हो? अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। अरे अभी से डर लग रहा है? क्या बात कर रहे हो तुम यार, कैसी बात कर रहे हो सर? डर लग रहा है? किससे डर लग रहा है? किससे डरते हो भाई? कौन है डराने वाला तुम्हें? डरना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। कोई तुम्हें मार डालेगा क्या? ये बताओ, एक बात बताओ, कोई तुम्हें मार डालेगा? किसी ने धमकी दी है मारने की? अरे आराम से, टेंशन बिना टेंशन के पढ़ना है, बिल्कुल बिल्कुल बिना टेंशन के पढ़ना है। जो मैं पढ़ाता जाऊं वो चुपचाप पढ़ना है, बिल्कुल तुम्हें बैठ के। जो भी डाउट्स हो वो पूछो, जो भी आपके जो डाउट्स होंगे हमारी टीम जो सॉल्व करती है, मैं देख लूंगा, मैं सॉल्व करूंगा। हाँ, सब कुछ करने वाले हैं हम, बिल्कुल करेंगे, है ना। तो आज हम स्टार्टिंग कैसे करने वाले हैं? सबसे पहले सारे बच्चे एक काम करते हैं, मेरे को, हाँ आ जाओ जल्दी से आ जाओ बेटा। अरे बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब सारे बच्चे काम करो जल्दी से, सारे बच्चे थम्स अप दे देंगे। थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं जल्दी से, है ना। कुछ टॉपिक्स कंप्लीट करवाने आज मेरे को, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, बीच बीच में बातें बातें भी चलती रहेंगी। सो आज हम स्टार्ट किससे करेंगे? इतिहास से स्टार्ट करेंगे, हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे आज हम। और हिस्ट्री का एक बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। और इस चैप्टर का, इस अध्याय का नाम क्या है भाई? तो नाम आपको दिख रहा होगा, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अगर मैं बात करूं कि भाई ये एग्जाम के लिए कितना जरूरी है, तो बहुत जरूरी है। अच्छे खासे प्रश्न जो हैं आपके एमसीक्यू में, आपके जो लॉन्ग प्रश्न आते हैं, लंबे वाले जो 5-5, 6-6 नंबर के आते हैं, उनमें भी आ जाते हैं। जैसे यूपी बोर्ड में होता है ना, यूपी बोर्ड में बच्चे जो होते हैं उनके लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं। आपकी जो एमसीक्यूज, बिहार बोर्ड में एमसीक्यूज बहुत सारे आते हैं, तो उनमें भी एक प्रश्न आने की पूरी जो संभावनाएं रहती हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ, तो एक काम करो, आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक बने रहना है। और बने रह के हमें जो है ध्यान से सुनना है, कुछ नहीं है, बस एक एक चीज समझ में आएगी। ठीक है, मस्ती भी करेंगे बीच में, हंसी मजाक भी होगा, लेकिन हाँ आपको बीच बीच में थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान भी देना पड़ेगा। हंसी मजाक के बीच में पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें तो भाई, स्टार्ट करने से पहले भाई थोड़ा सा ये जान लो, हमारा जो भाई उड़ान, जो भी आपका बहन भाई है, बड़ा बहन भाई यूपी से है, बिहार से है, आपके साथ के जो दोस्त यार दोस्त जो हैं, उनको बताओ यार, हमारा जो उड़ान बैच है ना, चाहे मैं उड़ान बिहार की बात करूं, चाहे मैं उड़ान यूपी की बात करूं, चाहे मैं उड़ान हिंदी की बात करूं, है ना। सो 10वीं की अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो भैया ये बैच वो खरीद सकते हैं, है ना। बहुत ही सस्ते दामों पे, पूरे साल में हम तुम्हें सब कुछ देंगे, सब कुछ ए टू जेड देने वाले हैं, है ना। बस चलता तो तुम्हारी जगह एग्जाम भी दे आते, लेकिन वो हो नहीं सकता, ठीक है। तो
तुम्हें खुद से मेहनत करनी है, बाकी सब कुछ हम कराया दे रहे हैं, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं भाई, और आगे थोड़ा सा हम चैप्टर पे थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, थोड़ा सा हम बातचीत कर लेते हैं चैप्टर के बारे में, ठीक है। अब सुनो, अब यहां पे थोड़ा सा सुनो, यहां पे क्या बोलना चाह रहा है चैप्टर, क्या है चैप्टर, क्या कहना चाह रहा है चैप्टर, ठीक है। चलिए अब यहां पे हम बात करें, अब जैसे आप चैप्टर को पढ़ोगे है ना, चैप्टर का नाम फिर से पढ़ो, तो चैप्टर का नाम जो है फिर से पढ़ो कि चैप्टर का नाम क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अब मैं हमेशा बोलता हूं किसी भी चैप्टर की स्टार्टिंग करो, किसी भी अध्याय को पढ़ो, तो उसके पहले सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले उस चैप्टर के नाम पे जाना है ना। तो सर जी हम क्या करेंगे, हम चैप्टर के नाम पे जाएंगे सर, क्या करेंगे सर, हम चैप्टर के नाम पे जाएंगे, बिल्कुल सर जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे बिल्कुल जाएंगे सर, है ना। अब देखो एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं पहले से, जितने भी बच्चे पुराने हैं वो जानते होंगे कि अमित सर का राइटिंग बहुत अच्छा नहीं है। मैं उतना साफ लिखने की कोशिश करूंगा जो तुम्हें समझ में आ जाए, लेकिन मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि मोती जैसे अक्षर बनाऊंगा। आई एम रियली सॉरी बेटा, बहुत प्रैक्टिस कर ली मैंने, राइटिंग मेरा नहीं सुधरता, ठीक है। मैं भी बैक वेंचर था भाई, मेरी राइटिंग नहीं सुधरी, कोई बात नहीं, समझ में सब कुछ आएगा, इतनी गारंटी मैं देता हूं, ठीक है। चलिए तो हमारा चैप्टर कौन सा, ध्यान से सुनो, चैप्टर हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, राष्ट्रवाद का उदय, राष्ट्रवाद का उदय, ठीक है। ये हमारा चैप्टर है, ये हमारा पूरा चैप्टर का नाम है, ठीक है। अच्छा अब चैप्टर को ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो, इसमें कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया गया है सर। कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है सर, एक तो यूरोप का इस्तेमाल किया गया, यूरोप, ये रहा देखो यूरोप, है ना। एक तो ये इस शब्द का इस्तेमाल किया गया, इस शब्द की अगर मैं बात करूं, ये जो शब्द दे रखा है आपको, अगर मैं इस शब्द की बात करूं तो पूरा चैप्टर जो है इस शब्द पर ही आधारित है, इस शब्द पर, राष्ट्रवाद, है ना। राष्ट्रवाद क्या होता है, राष्ट्रवाद डिटेल में चर्चा करेंगे। और फिर एक शब्द है उदय, उदय का मतलब सबको पता होगा कि भाई किसी चीज का उगना, है ना, उदय होना, किसी चीज का उदय होना, है ना, किसी चीज का उगना, किसी चीज की शुरुआत हो जाना, ठीक है ना, किसी चीज की शुरुआत हो जाना, किसी चीज की शुरुआत हो जाना, शुरुआत हो जाना, ठीक है, क्लियर हुआ, ठीक है। हाँ अब यहां पे दो शब्दों का थोड़ा मसला आता है कि सर ये यूरोप क्या है, क्या है सर ये यूरोप, ये क्या मसला है, यूरोप है क्या, यूरोप सर कोई देश है, क्या है सर यूरोप। अब देखो आपने सुना होगा कि हमारे पूरे दुनिया की अगर हम बात करें तो प्रॉपर जो है आप देखोगे हमारी दुनिया में क्या है सर, तो हमारी पूरी दुनिया में आप देखोगे 7 महाद्वीप हैं सर। क्या है सर, हमारी दुनिया में 7 महाद्वीप हैं सर, इतना तो पता है आपको, 7 महाद्वीप, ये तो जनरल नॉलेज वाली चीज हो गई कि सर ये तो हम सबको पता है कि पूरी दुनिया में 7 महाद्वीप है। कितने महाद्वीप है, 7, बता सकते हो, कोई नाम बताएगा मेरे को, कोई नाम बताएगा 7 महाद्वीप की बात करूं तो। देखो हम अगर बात करें हमारा भारत देश जो है वो किस महाद्वीप में आता है, अगर कोई तुमसे सवाल पूछे कि भारत देश जो है वो किस महाद्वीप पे आता है तो तुम बता दोगे तुरंत। महाद्वीप का मतलब क्या होता है भाई, महाद्वीप कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं उसको इंग्लिश में हम। महाद्वीप का सिंपल सा मतलब होता है कि जो बहुत बड़े बड़े द्वीपों का समूह है। जैसे मैं भारत की बात करूं तो भारत एक एशिया नाम के महाद्वीप पे आता है। चाइना किस में आता है सर, चाइना भी एशिया में आता है सर। पाकिस्तान कहां किस में आता है सर, पाकिस्तान भी एशिया में आता है सर, है ना। तो ये सारे जो आपको दिख रहे हैं, चाइना की बात करूं, हम बात करें पाकिस्तान की, नेपाल की बात करें, इंडोनेशिया की बात करें, जापान की बात करें, सब जो है किसका हिस्सा है, ये सब जो है एशिया नाम के महाद्वीप का हिस्सा है। अगर मैं बात करूं सर और कौन कौन से महाद्वीप है तो आप देखोगे हमारा अमेरिका जो है महाद्वीप है। अमेरिका 2 महाद्वीप है, एक तो उत्तर अमेरिका, एक दक्षिण अमेरिका, ठीक है सर। फिर कौन सा महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक देश भी है और एक महाद्वीप भी है, ठीक है सर। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, है ना, अटलांटिक हमारा महाद्वीप हो गया, अंटार्कटिका जो है वो भी हमारा महाद्वीप है। और फिर एक ऐसा ही महाद्वीप है जिसका नाम है क्या, एक ऐसा ही महाद्वीप है जिसका नाम है हमारा यूरोप, है ना। तो 7 द्वीपों में एक हमारा द्वीप है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है यूरोप। समझ में आया, समझ में आया, क्लियर हुआ, इतनी चीजें। हाँ अब एक और महाद्वीप है सर, कौन सा है सर, एक और आप तो भूल गए सर, नहीं भूला नहीं हूं मैं, आप एक महाद्वीप का नाम है अफ्रीका, जो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है सर। पहला सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसमें हमारा भारत देश भी है, चाइना भी आता है। उसके बाद कौन आता है, उसके बाद आता है हमारा अफ्रीका। हाँ अफ्रीका कोई देश नहीं है, बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं कि सर अफ्रीका देश है, देश नहीं है अफ्रीका, अफ्रीका एक महाद्वीप है जो कि बहुत सारे देशों का समूह है। चमका या नहीं चमका, फटाफट से बताओ जल्दी से, हाँ है ना, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, है ना। हाँ तो ऑस्ट्रेलिया भी क्या है, एक महाद्वीप है। चलिए सर अब यहां पर बात क्या हो रही है, अब यहां पर बात हो रही है यूरोप की। अब यूरोप की अगर हम बात करें तो यूरोप में तमाम देश आते हैं सर। कौन कौन से आते हैं तो मैं उदाहरण के तौर पर लिख देता हूं। जैसे हो गया हमारा जर्मनी की अगर हम बात करें, ठीक है सर। और क्या हो गया सर हमारा, और हमारा फ्रांस हो गया, हमारा फ्रांस हो गया। इसकी हम चर्चा पूरे चैप्टर में करेंगे, फ्रांस की चर्चा भी करेंगे और हम जर्मनी की चर्चा भी करेंगे। उस टाइम पर जर्मनी को जर्मनी के नाम से नहीं जाना जाता था सर, किसके नाम से जाना जाता था, तो उसको हम आगे चैप्टर में देखेंगे, ठीक है सर। और बताओ अगर मैं बात करूं इटली की,
इटली की हम बात करें तो इटली जो देश है आज के टाइम पर वो भी कहां पर है, वो भी आप बोल सकते हो कि यूरोप में है। ठीक है सर, फिर हम बात करें कहां की, फिर हम बात करें ब्रिटेन की। ब्रिटेन की अगर हम बात करें, सर ब्रिटेन कहां पर है, सर ब्रिटेन भी कहां पर है, सर ब्रिटेन भी एक यूरोप का ही हिस्सा है, यूरोप महाद्वीप का ही हिस्सा है। तो आप बोल सकते हो, आप बोल सकते हो तमाम ऐसे जो देश हैं, है ना, बेल्जियम की अगर हम बात करें, बेल्जियम भी कहां आता है भाई, यूरोप में आता है। नीदरलैंड कहां आता है, यूरोप में आता है। स्विट्जरलैंड कहां आता है, यूरोप में आता है। डेनमार्क कहां आता है, यूरोप में आता है। तो तमाम ऐसे देश जो हैं वो यूरोप का हिस्सा है। तो कहने का मतलब यह है यूरोप कोई देश नहीं है, यूरोप क्या है, यूरोप एक बहुत बड़ा महाद्वीप है। चमका या नहीं चमका, फटाफट से बताओ जल्दी से। ब्रिटेन, हाँ एग्जैक्टली बेटा, चमका या नहीं चमका, इतनी चीजें तो समझ में आ गई होंगी, समझ में आ गई। चलिए तो भाई आपको ये यूरोप शब्द का मतलब समझ में आ गया, पूरे चैप्टर को हम तोड़ देंगे, है ना, मतलब एक एक चीज जो है क्लियर हो जाएगी, मैं इतनी गारंटी से कहता हूं। अब आ जाओ राष्ट्रवाद पे, अब आते हैं सर राष्ट्रवाद पे। अब जो राष्ट्रवाद शब्द है इसको ध्यान से पढ़ो, इसको ध्यान से पढ़ो। अब ये जो शब्द है ये दो चीजों से मिलकर बना है, दो चीजों से मिलकर बना है। एक तो है भाई हमारा राष्ट्र, एक तो हमारा राष्ट्र, और दूसरा हमारा वाद। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब राष्ट्र की अगर हम बात करें और वाद की हम बात करें तो सबसे पहले समझो ये वाद का मतलब क्या होता है, उसके बाद हम राष्ट्र को जानेंगे। पहले हम समझते हैं वाद। सर वाद क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय वाद, वाद का मतलब क्या है। तो वाद का सिंपल सा मतलब होता है किसी भी शब्द के आगे अगर वाद लग जाए, याद रखना मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी भी शब्द के आगे वाद लग जाए तो ये क्या बन जाता है सर, किसी भी शब्द के आगे अगर वाद लग जाए तो एक विचारधारा बन जाती है। क्या बन जाती है सर, ये एक विचारधारा बन जाती है सर। अच्छा सर, ये विचारधारा क्या होती है सर, क्या विचारधारा होती है। अब विचारधारा भी दो शब्दों से मिलकर बना है, विचार प्लस धारा। मतलब मान के चलो मैंने कोई बात बोली आपको, मैंने बोला कि भाई अगर सुबह जल्दी उठोगे 5 बजे तो 90% आ जाएगी, और भी मैंने कई सारी ज्ञान की बातें तुम्हें बोली, बहुत बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें बोली, और तुम उन ज्ञान की बातों से बहुत ज्यादा प्रभावित हो उठे। अरे सर जी ने क्या बोल दिया यार, क्या बोल दिया सर आपने, है ना। और उस विचार को पाकर आप धन्य हो गए, आप खुश हो गए। फिर क्या हुआ, वो विचार 100 में फैला, 200 में फैला, 2000 में फैला, हजारों लाखों लोगों में फैल गया। अब वही जो विचार था वो अब क्या बन चुका है, विचारधारा बन चुका है। मतलब एक कोई ऐसा विचार जो बहुत ज्यादा, बहुत अधिक संख्या में लोग उसको मानने लगते हैं, उसकी पूजा करने लगते हैं, उसको हम बोलते हैं विचारधारा, है ना। विचार एक ऐसा समूह, एक बहुत बड़ा समूह जो है जो किसी विचार को मानता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम विचारधारा बोल देते हैं। चमका यानी चमका, तो विचारधारा शब्द का मतलब आ गया। अच्छा, अब राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है, सुनो यहां पे, राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जो क्या बोलती है, जो बोलती है क्या, अगर मैं सिंपल सी डेफिनेशन बोलूं, अगर वैसे देखा जाए तो बहुत ही कठिन, बहुत ही टफ डेफिनेशन है, मैं अगर सिंपल से शब्दों में बताऊं तो समझो राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है। राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जो बोलती है कि क्या करना है तुम्हें, तुम्हें अपने देश से प्रेम करना है, अपने देश से प्रेम करना है, प्रेम करना है। ठीक है सर। अच्छा सर, अब समझ में नहीं आया सर, थोड़ा सा और बताओ, मतलब ऐसा थोड़ा होता है। राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जो बता रही है हमें कि आपको अपने देश पर समर्पित हो जाना है, आपको अपने देश से प्रेम करना है। अगर आप अपने देश से प्रेम नहीं करते, अगर आपको अपने देश से एक लगाव नहीं है, एक साझा पहचान नहीं है अपने देश से, तो आपके लिए वो देश बेकार है भाई, कोई मतलब नहीं, आपका हक नहीं है उस देश में रहने का। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, बहुत ही प्यारा था, बहुत ही प्यारा उदाहरण देता हूं। क्रिकेट मैच कौन कौन देखता है, क्रिकेट मैच कौन कौन देखता है, जल्दी से थम्स अप दो। अगर क्रिकेट मैच, थम्स अप नहीं ऐसा हाथ उठाओ, कौन कौन क्रिकेट मैच देखता है, जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ जल्दी से। क्रिकेट मैच कौन देखता है, कि सर हम देखते नहीं, हम तो खेलते हैं सर, हम तो सट्टा लगाते हैं सर। अरे नहीं नहीं, सट्टा गलत बात है, आईपीएल देखते होगे ना अभी। हाँ, अरे बोलो बोलो बोलो, जल्दी से बोलो, फटाफट से बोलो, अरे जल्दी से बोलो, फटाफट से। बेटा देखो ऐसा है, ज्यादा बकर बकर मत किया करो बे, हैं क्या कर रहे हो बे, हम पढ़ा रहे हैं, तुम वहां पे बातें कर रहे हो बे। हाँ, तो क्रिकेट देखते हो। अब एक बात बताओ बे, इंडिया जब जीत जाती है तो तुम्हें कुछ देने आते हैं क्या, है तुम्हारे अकाउंट में पैसे आते हैं, तुम्हें खुशी किस बात की होती है जब इंडिया जीत जाती है। मान के चलो इंडिया का मैच हुआ और वर्ल्ड कप में इंडिया जीत गई, अभी ये T20 वर्ल्ड कप हुआ था, इंडिया जीत गई, तो तुम्हें काहे बात की खुशी हुई बे, तुम्हारे अकाउंट में पैसे आ गए, तुम्हें किसी ने कुछ दिया, लेकिन फिर भी तुम्हें खुशी हुई। विराट कोहली तुम्हारा मामा लगता है या फिर जो तुम्हारे जो रोहित शर्मा जो तुम्हारे चचा लगते हैं, काहे खुशी हुई तुम्हें। अब बोलोगे सर कैसी बातें कर रहे हो आप, सर प्रेम है ना हमें, हम ये थोड़ा देखते हैं कि विराट कोहली की जीत हुई या फिर धोनी की जीत हुई या फिर रोहित शर्मा की जीत हुई, हम तो ये देखते हैं कि इंडिया जीत गया, है ना। किसी एक खिलाड़ी का नाम थोड़ा ना आता है, यहां पे तो ये नाम आता है कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई। कैसा आता है कि रोहित शर्मा वर्ल्ड कप जीत गया, विराट कोहली वर्ल्ड कप जीत गया, ऐसे नहीं आता ना।
तो ये क्या है भाई कि जो तुम्हें अंदर से खुशी दे रही है जब इंडिया जीत जाता है? तो यही तो राष्ट्रवाद की भावना है, यही तो एक पहचान है, यही तो एक साझा पहचान है। अच्छा, अब एक जो सवाल आता है, वो ये आता है कि सर राष्ट्रवाद की जो भावना है वो अंदर से आती कैसे है? आती कैसे है सर, किस तरीके से आती है? क्या आज से 100, 150, 200 साल पहले भी इस तरीके की भावना थी, या फिर कुछ और मंजर हुआ करता था सर? आज जैसे आज के टाइम पर आप क्या देखते हो? आज के टाइम पर आप देखते हो कि ज्यादातर जो देश हैं वो क्या है, वो लोकतांत्रिक देश हैं भाई, है ना। और उन देशों में क्या है, एक तरीके की राष्ट्रवाद की भावना है। आप देखोगे 80-90% ऐसे देश हैं जहां पर राष्ट्रवाद की भावना है लोगों के अंदर। तो सर आज से अगर मैं 200 साल पहले की बात करूं, 300 साल पहले की बात करूं, तो फिर भी क्या सेम था क्या ये? चलो ठीक है, लेते हैं भाई, आज से 300 साल पहले आप देखोगे, आज से 300 साल पहले, सर 300 साल पहले क्या था? 300 साल पहले की अगर हम बात करें, तो 300 साल पहले की अगर हम बात करें तो ऐसी कुछ भावना नहीं हुआ करती। तो मतलब हम बात करें आज से 300 साल पहले की, तो राष्ट्रवाद की भावना जैसी कोई भी चीज नहीं हुआ करती थी सर। तो सर फिर क्या होता था? तो उस टाइम पे भाई चलते थे भाई राजा रजवाड़े, बड़े बड़े क्या हुआ करते थे, साम्राज्य हुआ करते थे, बड़े बड़े साम्राज्य होते थे, बड़े बड़े साम्राज्य हुआ करते थे, साम्राज्य हुआ करते थे। और इन साम्राज्यों में जो राजा हैं वो राज किया करते थे, है ना। और इस प्रणाली को हम, इस सिस्टम को हम क्या बोलते थे? तो इस सिस्टम को हम बोलते थे राजतंत्र। क्या बोलते थे बेटा? इस सिस्टम को हम राजतंत्र बोलते थे। मतलब एक ऐसा तंत्र जहां पर राजा जो है वो राज कर रहा है। तो राष्ट्रवाद जैसी भावना नहीं थी। अलग अलग साम्राज्य थे, अलग अलग किंगडम्स थे, इनमें अलग अलग राजा जो हुआ करते थे वो राज करते थे। अगर आप अपने राजा से प्रेम करते हो तो यह मान लिया जाता था तो अपने देश से प्रेम करते हो। मतलब कोई भी राष्ट्र जैसी भावना नहीं थी आज से 300 साल पहले की अगर हम बात करें। तो सर ऐसा क्या हुआ कि जो राष्ट्रवाद की भावना है वो लोगों के अंदर जागृत हो गई? ऐसा क्या हुआ सर? ऐसा क्या क्या चीजें हुई, क्या क्या घटनाएं हुई जिससे ये जो राष्ट्र के प्रति प्रेम जो है जो लोगों के अंदर उमड़ने लगा, ना कि राजा के प्रति, है ना। राष्ट्रवाद का जब आंदोलन हुआ था तो यहां पे मेन चीज यही थी कि आपको अपने राजा से प्रेम नहीं होना चाहिए, आपको अपने देश, अपनी मिट्टी से प्रेम होना चाहिए। तो ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हुई जिन्होंने लोगों को अपने देश से प्रेम करने पर मजबूर कर दिया? यही जो कहानी है वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब बताओ चमका या नहीं चमका? फटाफट से बताओ, जल्दी से बोलो, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बोलो बोलो, अरे बोलो जल्दी बे, बोलो बे। एक काम करो, तुम भी अपनी जो आशिकी कर रहे हो ना आज में कमेंट सेक्शन में, यही कर लो, पहले पढ़ाई बाद में कर लेना। फिर बाद में जब जब एग्जाम पास आएगा, सर बहुत डर लग रहा है, स्टार्टिंग में तो पढ़े नहीं, अब पढ़ा दो, अब क्या होगा। क्लियर है? अरे बहुत, अरे मेरे शेर चमक गया ना, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ऐसी चमकेगा। बस ध्यान से सुनना यार, ज्यादा देर की क्लास में वैसे भी नहीं लेता भाई, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा मैं, जितना पढ़ाऊंगा उतना दिल से पढ़ाऊंगा, मजा आ जाएगा, इतनी गारंटी देता हूं मैं। चले चले, बहुत अच्छी बात है। हाँ नहीं चमका? अरे सैफी बेटा कैसी बात कर रहे हो तुम, हमें भी आता है भाई। मेरे को भोजपुरी नहीं आता यार, मैं सच में थोड़ी सी एक्टिंग कर लेता हूं, लेकिन मुझे यार तुम लोग भोजपुरी सिखा देना। मेरे को बड़ी प्यारी भाषा लगती है भोजपुरी, इतनी ही प्यारी भाषा है कि प्यार प्यार में गाली दे दो तो भी बुरा नहीं लगे, है ना। जैसे भोजपुरी भाषा ऐसी है कि तुम प्यार प्यार में सामने वाले को तुमने लताड़ दिया तो भी उसको बुरा भी नहीं लगा, तुमने बात की बात कह दी। ये तो है मजा, एक मिठास होती है भोजपुरी भाषा में, बहुत बढ़िया। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, और आगे आपको पूरे चैप्टर की जो आउटलाइन जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। क्लियर हो गई है, मतलब चैप्टर का जो सार है वो समझ में आ गया होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, कि भाई ये जो राष्ट्रवाद का उदय जो है ये कैसे हुआ, और ये यूरोप से ही क्यों हुआ, है ना, कहीं और से क्यों नहीं हुआ सर, भारत से क्यों नहीं हुआ सर, या किसी दूसरे देश से क्यों नहीं हुआ, यूरोप से ही क्यों उसका उदय हुआ, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और भी कई सारी चीजों के बारे में जो हम बात करेंगे, और भी कई सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे इस चैप्टर में। बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है, और मैं गारंटी से कहता हूं हर एक चीज को हम कहानी की तरह पढ़ेंगे। सिर्फ एक कहानी है और उस कहानी को हमें सुनना है, बस आपको सिलेबस की तरह इस चैप्टर को नहीं देखना, सिर्फ कहानी की तरह पढ़ना है। चलिए, तो ये सारी जो चीजें हैं हमने थोड़ी सी पढ़ ली। अब थोड़ा सा देखो यहां पे क्या बोला जा रहा है। इस चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, तो आप देखोगे 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले परिचय देखेंगे, और परिचय में हम राष्ट्रवाद शब्द का मतलब जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अगर आप देखोगे हम बात करेंगे फ्रांसीसी क्रांति। अब फ्रांसीसी क्रांति से आपको कुछ तो ध्यान आया होगा कि सर क्लास 9वीं में पढ़ के आए तो हते,
क्लास 9 में पढ़ के तो आए हो, लेकिन कुछ ध्यान है फ्रांसीसी क्रांति के बारे में? नहीं ध्यान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम आपको ध्यान दिलवा देंगे। अगर ये चैप्टर आपने पढ़ा है फ्रांसीसी क्रांति, तो आधा चैप्टर तो आपका ऐसे ही खत्म हो गया, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति से सीधा सीधा कनेक्शन है इस चैप्टर का। उसके बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे, और उसके बाद बात करेंगे किस तरीके से जो है राष्ट्र का विचार जो है लोगों के मन में आया। ठीक है, तो ये जो 3 टॉपिक हैं वो आज के इस लेक्चर में जो हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा। चलिए, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राष्ट्रवाद के बारे में। राष्ट्रवाद शब्द का वैसे मैंने आपको मतलब बता दिया कि सर ये एक ऐसी विचारधारा है जो कि बताती है कि आपको अपने देश के प्रति प्रेम होना चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आया? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब ये जो प्रेम है ये क्यों जगेगा? आप अपने देश से प्रेम करोगे क्यों, ये बताओ, क्यों करोगे? कुछ तो चीजें होनी चाहिए ना। मतलब अगर आप अपने देश से प्रेम करते हो, तो अगर मैं पूछूं बेटा क्यों करते हो तुम प्रेम, तुमसे प्यार कोई क्यों करेगा? तो वैसे ही मैं अगर पूछूं कि तुम अपने देश से प्रेम करते क्यों हो, क्यों करेगा हमारे देश से कोई प्रेम, तो उसके पीछे के कारण तो पता होने चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं सेम सवाल, तो आपका जवाब क्या होगा कि बेटा एक बात बताओ कि आप अपने देश से प्रेम क्यों करते हो? व्हाई डू यू लव योर कंट्री? अब इसका आंसर आपके पास होना चाहिए। अब जैसे देखो, बहुत सारे कारण होते हैं अपने देश से प्रेम करने के। सोच के देखो कि हमने, जैसे हम अपनी बात करें तो हमने साथ में मिलकर जो है अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। हमारे जो पुरखे थे, हमारे जो पुरखे मतलब जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, हमारे जो पुरखे हैं, हमारे जो जो लोग हैं जो हमें पीछे छोड़ के चले गए भाई, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ साथ में लड़ाई लड़ी, आज से 1000 साल पहले भी हमारे पुरखे यहीं रहते होंगे। ठीक है, तो हमारा एक क्या है, हमारा एक साझा इतिहास है। मतलब तुम्हारे पुरखे, हमारे पुरखे सब एक ही जगह पर रहे, एक ही जमीन पर रहे, इसी जमीन पर खेले कूदे, उठे बड़े, मरे, सब इसी पे किया हमने। तो वो भी तो एक कारण होता है ना, जहां तुम रह रहे हो, जहां तुम्हारे पुरखे रहे, जहां तुम्हारे पुरखों के पुरखे रहे, तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हें उस मिट्टी से प्रेम होगा। अब जब आप एक जगह रहते हो सब साथ में मिलके, तो क्या होता है, तो वहां पर आपकी खुद की एक संस्कृति विकसित हो जाती है, एक साझा पहचान विकसित हो जाती है कि भैया तुम भी हमारे हमारे अपने हो, हम भी अपने। जैसे सोच के देखो, जब तुम बाहर जाओगे अमेरिका में, लंदन में, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे अगर कोई भारतीय मिल जाए तो कितनी खुशी होती है। ऐसा ऐसा लगता है कि अपना ही कोई खानदान का मिल गया हो। अगर बाहर जाते हैं हम, कभी पूछना, कभी अगर आपके कोई रिश्तेदार वगैरह बाहर हो तो उनसे पूछना कि जब कोई इंडियन मिल जाता है, कोई भारतीय मिल जाता है बाहर, तो ऐसा लगता है कि अपने ही खानदान का कोई इंसान मिल गया हो। क्यों? क्योंकि उनकी और हमारी जो संस्कृति है वो साझा है। उनको भी हिंदी आती है, हमको भी हिंदी आती है। उनको भी पता है कि हमारे देश में किस तरीके से काम होता है, उनको भी पता है कि हमारे देश में किस तरीके से चीजें चलती हैं, उनका जो खान पान है, उनका रहना सहना जो है ना, वो सब कुछ हमें पता है, वो सब कुछ साझा है। और ये जो साझा चीजें जो होती हैं वो किसको जन्म देती हैं? वो एक अपनत्व को जन्म देती हैं कि जब हमारी साझा पहचान है, एक ही पहचान है, हम भी एक ही देश से हैं, एक जगह से हैं, हमारी एक संस्कृति है, तो ये एक अपनत्व की भावना को जो है जन्म देते हैं। और इसी से क्या होता है, इसी से एक राष्ट्रवाद की भावना का जन्म होता है। समझ में आया ना? क्लियर हुआ? हाँ, तो ये होता है राष्ट्रवाद। तो यहां पे वही लिखा हुआ है, ये जो पूरा लिखा हुआ है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, ये सिर्फ मैं तो ऐसे ले आया हूं, बाद में तुम्हें पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। बाकी जो मैं बोल रहा हूं, मेरे शब्दों पे ध्यान देना, शब्द ही बहुत कुछ बता देते हैं मेरे। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़े। अच्छा, तो सबसे पहली बात, यहां पे कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, तो जो मैंने बोला वही लिखा हुआ है, कुछ अलग से नहीं लिखा हुआ, कि भाई जो विचारधारा जो है क्या करती है भाई, राष्ट्र के सदस्य मतलब उस देश के जो लोग हैं उनमें क्या करती है, उनमें एक साझा पहचान को बढ़ावा देती है। साझा पहचान मतलब हम सब अलग अलग नहीं है भाई, हम सब एक जैसे हैं, हम सब एक जैसे हैं, यहीं उठे, यहीं पले बड़े, यहीं पे तुम्हारे जैसा आप होता है ना, जैसा हम जहां रह रहे हैं वहां पे जो भी पद्धतियां की जा फॉलो की जाती हैं वो हर जगह की जाती हैं। सबको पता है क्या होता है, सबको, तुम्हें भी पता है, हमारे घर में शाम के टाइम में पूजा होती है, उसके बाद आप देखो सुबह सुबह उठ के सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं, पैर वैर छूते हैं। ये सब क्या है, हमारी संस्कृति तो है। आप जैसे जाते हो, अपने दोस्त के यहाँ जाते हो, तो दोस्त की जो मम्मी पापा जो है, उनके पेरेंट्स, उनके पैर छूते हो, है ना। ये एक अंडरस्टूड वाली चीज होती है, ये अंडरस्टूड वाली चीज होती है। तुमने देखा होगा, अगर कोई पैर वैर ना छुए तो बुरा मान लिया जाता है कि भैया देखो, इनको इनके माँ बाप ने इनको अकल नहीं सिखाई, है ना, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति का पैर छूना एक हिस्सा है। अब ये अंडरस्टूड है, ऐसा नहीं है कोई तुम्हें बताएगा तुम्हें पैर छूने हैं। तुम्हारा दोस्त अगर तुम्हारे घर पे आएगा तो तुम्हारे माँ बाप के पैर छुएगा, है ना। तो ये क्या है, ये तुम्हारी संस्कृति है। और ऐसा नहीं है कि भाई इंडिया में कुछ जगह पर होता है, पूरी इंडिया में ही पैर छूने का रिवाज है, तो ये भी हमारी संस्कृति है, तो ये भी हमारी साझा पहचान है। तो एक उदाहरण के तौर पर जो मैं दे रहा हूं, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये एक क्या है, ये एक तरीके की साझा पहचान को बढ़ावा देती है। अच्छा, अगर मैं बात करूं राष्ट्रवाद की भावनाओं की बात करूं, तो आप देखोगे कि यहां पर ऐसा बोला गया है कि राष्ट्रवाद की भावना को जड़े जमाने के लिए, मतलब अपने पैर फैलाने के लिए, अब कोई भी जब बड़ी चीज होती है उसको पैर फैलाने में समय लगता है। तो यहां पर वही बोला जा रहा है कि भाई राष्ट्रवाद की जड़ें फैलाने में बहुत समय लगा, कम से कम 100 साल का समय लग गया, 100 साल से ज्यादा का समय लग गया राष्ट्रवाद को अपने पैर फैलाने में, लोगों को समझाने में कि राष्ट्रवाद शब्द का मतलब क्या होता है।
लोगों तक ये बात पहुंचाने में 100 साल से अधिक का समय लग गया। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आप देखोगे राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा देने के लिए हमने क्या किया, हमने अलग अलग प्रतीकों का जो है सहारा लेना शुरू किया। अब सर प्रतीक क्या होता है, प्रतीक भी एक तरीके की साझा पहचान है। जैसे आप देखोगे कि हमारे भारत देश का जो तिरंगा है वो पूरे ऐसा तो है नहीं कि भारत देश के हर राज्य में अलग तिरंगा है, भारत देश का सिर्फ एक ही तिरंगा है जो भारत देश का एक प्रतीक है। और सर क्या हो गया, और कौन कौन से प्रतीक हो गए, है ना, राष्ट्रीय प्रतीक हो गया, जैसे हम बात करें अशोक चक्र की हम बात करें, है ना, वो भी एक तरीके का राष्ट्रीय प्रतीक है। राष्ट्रीय पक्षी की हम बात करें तो, है ना, हम बात करें जैसा, हाँ, लेकिन हमारे देश में कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। बहुत सारे देशों में राष्ट्रीय भाषा भी होती है, जैसे हम बात करें फ्रांस की। अब फ्रांस की हम बात करें तो फ्रांस में जो फ्रेंच लैंग्वेज जो है, फ्रेंच भाषा जो है, उनके देश की राष्ट्रभाषा है। तो बहुत सारी जो प्रतीक जो होते हैं उनका हम इस्तेमाल करते हैं ताकि लोग जो है अपने आप को एक जैसा माने। ठीक है, क्लियर हुआ। तो यहां पे राष्ट्रवाद की भावना को उजागर करने के लिए आप देखोगे बहुत सारे प्रतीकों का जो है इस्तेमाल किया जाता है, समझे। चलिए बहुत ही बढ़िया, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, फटाफट से बताओ, जल्दी से बताओ, क्लियर हुआ, इतनी इतनी चीजें क्लियर हुई बेटा जी, इतनी चीजें क्लियर हुई, इतनी चीजें क्लियर हुई आपको। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ना। आगे हम बात कर लेते हैं। अब यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय की अगर हम बात करें तो किस तरीके से यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ उसकी जो है थोड़ी सी कहानी चल रही है। अब यहां पे एक बहुत ही अच्छी बात बोली गई है, क्या बोला गया है सर, ध्यान से देखो, यहां पे एक बहुत ही अच्छी बात बोली गई है, तो आप देखोगे ना। नहीं, चैट मैं नहीं पढ़ रहा बेटा, चैट मैं नहीं पढ़ रहा। अगर किसी को लग रहा है मैं चैट पढ़ रहा हूं, मैं नहीं पढ़ रहा, बाद में चैट पढ़ूंगा। पहले चैप्टर जो टॉपिक्स में लाया हूं उसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं, है ना। चैट वैट मैं ज्यादा वैसे भी नहीं पढ़ता यार, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मैं देख रहा हूं कि आधे से ज्यादा बच्चे ना बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। किस बात का डर है भाई तुम्हें, जमीन से निकल नहीं पाया अभी। मैं सर बोर्ड आगे, बोर्ड आगे, अरे भैया बोर्ड की ऐसी हाइप अप कर रखा है ना, बोर्ड कुछ भी नहीं है। बोर्ड का एग्जाम इतना लल्लू आता है ना, लल्लू लल्लू टाइप का एग्जाम आता है। लल्लू समझते हो, मतलब अगर तुम मुझसे पढ़ लोगे ना एंड तक तो मुझे नहीं लगता तुम्हें कुछ करने की जरूरत भी है। आंख बंद करोगे और सीधे टिक 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 सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। मजाक सेट के बता रहा हूं, देख लेना। दिसंबर में बात करेंगे, चलो हम और तुम दिसंबर में बात करेंगे, इतनी गारंटी देता हूं मैं। तुम्हें कुछ नहीं करना, बस तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, बस जो मैं बता रहा हूं सुनो, इतनी टेंशन काहे ले रहे हो। चलो 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 ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं कब की सर, अगर मैं बात करूं सर 19वीं सदी की, तो 19वीं सदी के अगर मध्य की मैं बात करूं, मतलब 19वीं सदी की बात करूं मैं, मतलब कब की बात हो रही है सर, ये 19वीं सदी की बात हो रही है। मतलब अगर मैं बात करूं जैसे सन 1800 से 1900 तक की बात करूं, कब की बात हो रही है सर ये, कब की बात हो रही है सर, सन 1801 से 1900 तक की मैं बात करूं, इसकी अगर मैं बात करूं, है ना। अगर इसके मैं मध्य में जाता हूं, कब सर जाता हूं मध्य में, मतलब 1850 के बाद, 1850 के बाद में अगर जाता हूं, आगे में जाता हूं, सन 1850 के आगे में जाता हूं, तो यहां पे क्या लिखा गया है, तो यहां पे ऐसा बोला गया है कि बहुत सारे यूरोप के राष्ट्र ऐसे थे जो, जहां पर क्या था, जहां पर अलग अलग, है ना, राजवंश हुआ करते थे, राजवंश हुआ करते थे। मतलब सर, मतलब यहां पे ऐसा बोला गया है कि भैया यहां पर होता क्या था। अगर मैं बात करूं 1800, मतलब सिंपल सा यहां पे बोला गया है कि अगर मैं 19वीं शताब्दी के मध्य तक की बात करूं, तो जैसा आज आपको दिखता है ना, आज आपको क्या दिखता है, आज आपको दिखता यह है कि आज हर जगह को उसके देश के नाम से जाना जाता है, साम्राज्य के नाम से नहीं जाना जाता। आप देखोगे आज के टाइम पर 95% इलाका जो है पूरे पूरे विश्व का, वो एक ऐसा इलाका है जो कि राष्ट्र के नाम से जाना जाता है। फ्रांस क्या है, राष्ट्र है सर। इटली क्या है, इटली भी राष्ट्र है। जर्मनी क्या है, जर्मनी भी एक राष्ट्र है। अमेरिका क्या है, अमेरिका भी एक राष्ट्र है। भारत क्या है, भारत भी एक राष्ट्र है। अगर मैं बात करूं 1850 तक की, 1850 की अगर आप बात करोगे, तो यहां पर ऐसा नहीं हुआ करता था। मतलब क्या था, मतलब यह था कि जो यहां पे होता यह था कि विभिन्न विभिन्न जो क्षेत्र हैं वहां पे अलग अलग जो वंश हैं वो राज किया करते थे। मैंने आपको ये ऑलरेडी बता दिया, मैंने बता दिया सर कि 1850 के बाद तक की मैं बात करूं, यहां भी जो है राष्ट्रवाद जैसी, यहां तक भी आप देखोगे, है ना, बहुत सारे ऐसे देश थे, है ना, जहां पर राष्ट्रवाद नहीं पहुंचा था, नहीं पहुंचा था। तो सर वहां पे क्या था सर, तो वहां पे राजवंश चला करता था सर। क्या चला करता था, राजवंश। राजवंश में क्या होता है, नाम से लग रहा है राजवंश। अब राजवंश में होता क्या है, राजा होता है। जैसे राजा है वो राज करेगा, अब राजा का बेटा हुआ वो राज करेगा, उसके बाद उसका बेटा हुआ वो राज करेगा। तो इसको हम बोलते हैं राजतंत्र। और इसमें होता यह है कि इसमें एक तरीके की तानाशाही चलती है कि राजा ने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर है। जनता क्या सोचती है, जनता का क्या ख्याल है, जिस जनता पे वो राज कर रहा है उनकी नहीं सुनी जाती। उनकी उनकी जो भी उनकी आप बोल सकते हो डिमांड होती है, मांग होती है, उनको
अक्सर जो है राजतंत्र में अनसुना कर दिया जाता है। तो यहां पे कुछ इस तरीके की जो है हालत हुआ करती थी यूरोप की। अगर मैं मध्य 19वीं शताब्दी की बात करूं, है ना, तो सिंपल सा बोला गया है इन इलाकों में क्या चलता था सर, तो इन इलाकों में अगर आप देखोगे, अगर मध्य 19वीं सदी की बात करोगे तो इन इलाकों में राजतंत्र चला करता था सर। राजतंत्र मतलब सर, या राजतंत्र का सिंपल सा अर्थ होता है राजा का तंत्र। यहां पे राजा जो है वो राज किया करते थे। समझ में आया? इतनी चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? बताइए जल्दी से, फटाफट से। इतनी चीज क्लियर हो गई होंगी, है ना? मैं मान के चल रहा हूं इतनी चीज, जो क्योंकि मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जब राष्ट्रवाद नहीं था तो क्या था। तो जब राष्ट्रवाद नहीं था तो अलग अलग इलाके जो थे यूरोप के, वो अलग अलग साम्राज्यों में बटे हुए थे। उनमें जो है राजा जो है रूल करते थे, राज करते थे। अब इसको ही हमने क्या बोला? इसको ही हमने बोला राजतंत्र, है ना? राजतंत्र, राजा का तंत्र। समझ में आया? थोड़ा पानी पी लूं मैं ड्रिंक वाटर, ठीक है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहां। चलो ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी को स्टार्ट करते हैं हम। आगे की कहानी स्टार्ट करें हम, चलिए ठीक है। तो अब तक हमने क्या पढ़ा? अब तक हमने कुछ नहीं पढ़ा। अब तक हमने सिर्फ इतना पढ़ा है कि हमें भैया राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद जैसी कोई चीज नहीं हुआ करती थी। अगर मैं बात करूं 19वीं शताब्दी के मध्य तक, तब भी वहां पे यूरोप के बहुत सारे इलाके ऐसे थे जहां पर राजतंत्र चला करता था, अलग अलग साम्राज्य थे। इतना मैंने बताया आपको, और मैंने राष्ट्रवाद का मतलब बता दिया भाई कि राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जो बोलती है कि भाई अब आपको अपने देश के लिए एक साझा पहचान को विकसित करना है, आपको अपने देश से प्रेम करना है। बस इतना ही मैंने अभी बताया है, और कुछ भी नहीं बताया। आगे बढ़ते हैं और आगे हम कुछ चीजों के बारे में जानते हैं। अच्छा, अब सवाल यह आता है सर, एक बात बताओ कि अब तक तो राजतंत्र चल रहा है ना, राजा रजवाड़े हैं, क्या इतना आसान रहा होगा राष्ट्रवाद की भावना को फैलाना? और कौन लोग थे वो जिन्होंने राष्ट्रवाद की भावना को फैलाया? कौन थे सर? राजा थे या फिर कोई दूसरे लोग थे, गरीब लोग थे? किन लोगों ने राष्ट्रवाद की भावना को उजागर किया, ये तो बता दो सर। और क्या राष्ट्रवाद की भावना को फैलने में कम वक्त लगा, बहुत ज्यादा वक्त लगा? मैंने बताया 100 साल से ज्यादा लग गए। क्या राष्ट्रवाद की भावना को फैलाना इतना आसान था? तो जी बिल्कुल नहीं, है ना? तो आगे की कहानी कुछ ऐसी है कि आप देखोगे बहुत सारे कुछ परिवर्तन हुए, आप देखोगे बहुत सारे परिवर्तन हुए, और इन परिवर्तन के बाद क्या हुआ? इन परिवर्तन के कारण आप देखोगे समाज में बहुत सारे जो आपको बदलाव देखने को मिलते हैं। मतलब सर, मतलब ये हुआ कि अब होता क्या, देखो अब सुनो थोड़ा सा, हर चीज ना जुड़ी हुई है। उस टाइम की अगर मैं बात करूं, अगर मैं 19वीं या फिर 18वीं शताब्दी की बात करूं, तो ज्यादातर जो लोग थे वो कैसे थे? वो अनपढ़ हुआ करते थे। अनपढ़ मतलब जो पढ़े लिखे नहीं थे, जिनको अपने अधिकारों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। फिर सर क्या हुआ? फिर आप देखोगे इसी दौरान क्या होगा भाई? औद्योगिकरण हो जाएगा सर, है ना? अब आप देखोगे यहां पे थोड़ा सा एक जो पॉइंट है, थोड़ा सा देखना, आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं मैं, है ना? अब राष्ट्रवाद को कहीं ना कहीं बढ़ाने में, राष्ट्रवाद को कहीं ना कहीं बढ़ाने में आप देखोगे औद्योगिक औद्योगिकरण का बहुत योग है। औद्योगिकरण का युग, ये चैप्टर भी है, पढ़ोगे आप। अच्छा, अगर मैं बात करूं राष्ट्रवाद को फैलाने में औद्योगिकरण का बहुत बड़ा योग है, बहुत बड़ा रोल है राष्ट्रवाद को फैलाने। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर आप देखोगे 18वीं सदी तक, आप देखोगे 19वीं सदी तक, आप देखोगे तो लोग बहुत कम पढ़े लिखे हुआ करते थे सर। फिर ऐसा क्या हुआ? फिर हुआ ये औद्योगिकरण हो गया। औद्योगिकरण में क्या हुआ? औद्योगिकरण का सिंपल सा अभी अर्थ समझो, सिंपल सा अर्थ है कि व्यापार बहुत बढ़ गया, फैक्ट्रियां लगने लगी, मशीनों से काम होने लगे। अब तक लोग अपने घरों में काम किया करते थे, अब एक ही छत के नीचे लोग काम करने लगे। अब इसको ही हमने बोला औद्योगिकरण का युग। तो हुआ यह कि बहुत सारे जो मध्यम वर्ग के जो लोग हैं, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? उन्होंने पैसा कमाना शुरू कर दिया। और भाई मनी इज एवरीथिंग। भाई पैसा आपके पास होगा तो आपके पास अच्छी एजुकेशन होगी, आपकी अच्छी एजुकेशन होगी, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी जब पैसा होगा। तो जब एक नया वर्ग निकला, मध्यम वर्ग, इसके बारे में खैर हम बात करेंगे, लेकिन अब सुनो यहां पे थोड़ा सा समझो कि हुआ ये कि जब औद्योगिकरण का युग हुआ ना, तो यहां पे होता यह है कि एक मध्यम वर्ग निकलता है, मध्यम वर्ग। और ये मध्यम वर्ग जो था, इस वर्ग ने क्या किया? इस वर्ग ने कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने में इस मध्यम वर्ग का ही बहुत बड़ा योगदान है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि मध्यम वर्ग के जो लोग थे, इन्होंने पैसा वैसा कमा लिया, और जब इन्होंने पैसा वैसा कमा लिया तो इन्होंने अपने बच्चों को भी पढ़ाना शुरू कर दिया, है ना? उनके बच्चों ने अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। अब होता यह है कि जब कोई इंसान पढ़ लिख जाता है तो वो अपनी तकदीर बदल देता है।
और ये जो लोग थे मध्यम वर्ग के लोग, इन्होंने अपनी और अपने देश की तकदीर बदलनी शुरू कर दी। इन्होंने ये भावना जो है राष्ट्रवाद की भावना, इन्होंने बोला कि भाई ये राजा कौन होता है हमें ऑर्डर देने वाला, ये राजा है कौन हमें ऑर्डर देने वाला, भाई हमें अपने राजा से प्रेम नहीं करना, हमें अपने राष्ट्र से प्रेम करना है। तो इस भावना को लोगों तक पहुंचाने में, अनपढ़ लोगों तक पहुंचाने में कहीं ना कहीं इन मध्यम वर्ग के लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब ये जो मध्यम वर्ग के जो लोग थे, जब ये बहुत पढ़ लिख गए, इन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, इसी समय में आप देखोगे कि बहुत बड़े बड़े दार्शनिक आए, रूसो, मोंटेस्क्यू, कार्ल मार्क्स, इन्होंने लिखना शुरू किया, इन्होंने सवाल उठाने शुरू किए। अब यहीं से सब सारी चीजें बदल गई। जब होता क्या, जब लोग सवाल उठाने शुरू कर देते हैं ना, तभी हम हमेशा बोलता हूं कि बेटा कुछ भी हो जाए सामने वाले से पूछो क्यों, ऐसा क्यों हुआ। तो जब लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए इन राजाओं पे कि भाई ये राजा जो है इतना टैक्स क्यों लगा रहा है, अभी हम फ्रांसीसी क्रांति पे आएंगे और मैं सवाल भी पूछूंगा उस टाइम पे, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति तुम पढ़ के आए हो। फ्रांसीसी क्रांति में हुआ क्या था, लोगों ने सवाल ही तो पूछने शुरू कर दिए थे लुई 16वें से कि भैया इतना टैक्स हम पे क्यों लगा रहे हो, प्रथम और द्वितीय वर्ग जो है उसको तुमने खुली छूट क्यों दे रखी है, इस पर तो कोई टैक्स लग नहीं रहा, सिर्फ तृतीय वर्ग के जो लोग हैं वही टैक्स क्यों देंगे। ये सवाल जब उठाने लोगों ने शुरू किए, बड़े बड़े दार्शनिक आए, उन्होंने सोचना शुरू किया, लिखना शुरू किया। जब उन्होंने लिखना शुरू किया तो आप देखोगे लोगों ने उन्हें पढ़ना भी शुरू किया, और इसी प्रकार आप देखोगे कि यहां पे एक बहुत बड़ा बदलाव आया, और ये जो बदलाव है वही राष्ट्रवाद की भावना को जन्म देता है। समझ में आया या नहीं आया, फटाफट से बताओ, चमका नहीं चमका, है ना। तो यहां पे जब ये शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है ना कि बदलाव हुए, तो यही मैं बात कर रहा था, है ना, तो यही मैं बात कर रहा था, ये बहुत बड़े बड़े बदलाव हुए। क्यों, एक बदलाव यही हुआ कि एक नया वर्ग निकल के आया सामने, मध्यम वर्ग, जो कि पढ़ा लिखा वर्ग था, जो कि अपने अधिकारों के बारे में जानता था, जो कि जानता था कि भाई राजा जो कर रहा है ना गलत कर रहा है, ये राजतंत्र गलत है, हमें लोकतांत्रिक सरकार बनानी चाहिए और लोगों को अधिकार देने चाहिए। तो ये यहां पर बहुत बड़े बड़े बदलाव हो रहे थे, है ना। तो बदलाव का मतलब इसी से है, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना है सर कैसे बदलाव हुए, तो बदलाव यही है। तो भाई यूरोप के समाज में अगर आप देखते हो तो आपको कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए, और इन बदलावों की हम बात भी करते रहेंगे। तो सिंपल सी बात मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि भाई हुआ क्या कि इसी काल के दौरान आप देखोगे कि यूरोप में बहुत बड़े बड़े बदलाव हो रहे थे। बदलाव का मतलब मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए आप देखोगे अब जो समाज में नए परिवर्तन आए, है ना, ये जो बदलाव आए, तो आप देखोगे कि हुआ क्या भाई, जब ये समाज में परिवर्तन आया तो यहां पे क्या होता है, इन परिवर्तनों के कारण ही जो है राष्ट्रवाद का जन्म होता है। इन परिवर्तनों के कारण ही जो है राष्ट्रवाद का जन्म होता है, ठीक है। ये पैराग्राफ मैंने आपको बता दिया, जो ये परिवर्तन आए इसी वजह से राष्ट्रवाद का उदय हुआ। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब यहां पे सवाल ये आता है कि सर ये नए राष्ट्रों की प्रक्रिया का निर्माण कहां से हुआ। मतलब होता है ना कि एक चिंगारी लगती है, अरे चीजें जो है कहीं ना कहीं से तो शुरू होती हैं। तो आपके मन में एक प्रश्न तो आना चाहिए, सर ये जो राष्ट्रवाद की जो फीलिंग है, ये जो भावना जो आ रही है, इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, शुरुआत बता दो। कहीं ना कहीं से तो चिंगारी उठी होगी, तभी तो पूरे यूरोप में फैली, फिर यूरोप से पूरी दुनिया में फैल गई। तो इसकी शुरुआत कहां से हुई, मतलब चिंगारी उठी कहां से है, ये जो आग लगी थी पूरे यूरोप में, इसकी चिंगारी कहां से उठी थी, तो गैस करो कहां से उठी होगी। तो भैया जो आप चैप्टर पढ़ के आए हो फ्रांसीसी क्रांति, तो फ्रांस से ही ये चिंगारी उठी थी, है ना। तो यहां पे वही लिखा हुआ है कि नए राष्ट्रों की प्रक्रिया की अगर हम बात करें, इसकी निर्माण की अगर हम बात करें, तो ये शुरू कब से हुआ था, तो 1789 से शुरू हुआ था। अब 1789 में सर क्या हुआ था, अब नहीं बताया तो चांटे पड़ेंगे, चांटे। क्या हुआ था 1789 में, बताओ फटाफट से। हाँ देखो, समीर कुमार ने बता दिया, वेरी गुड बेटा, है ना, पीयूष ने बता दिया, प्रगति ने बता दिया, है ना। हाँ तो सारे बच्चे, हाँ तुम यार होशियार तो हो, है इंटेलिजेंट तो, कि सर इतना तो आता है, इतने इतने पागल समझे हो, हैं इतने तो पागल नहीं है, इतना आप समझ रहे हो। चलिए चलिए, हाँ बहुत अच्छी बात है। तो भाई अगर हम बात करें 1789 की, तो 1789 में क्या हुआ था, 1789 में आप देखोगे फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी सर, है ना। क्या हुई थी सर, फ्रांसीसी क्रांति जो है हुई थी, ठीक है, क्लियर हुआ। हाँ तो 1789 ये जो प्रक्रिया है ना, ये शुरू कहां से हुई थी, इसकी चिंगारी उठी कहां से थी, 1789 में उठी थी, क्लियर हुआ, जब फ्रांसीसी क्रांति हो गई। चलिए बहुत अच्छी बात है, क्लियर हुआ ना, बहुत अच्छी बात है। अच्छा अच्छा, अब यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दे रखा है कि देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि भाई कोई भी विचारधारा जो होती है ना, उसको अपने पैर फैलाने में, जड़े जमाने में टाइम लगता है। आपने एक स्पाइडरमैन मूवी देखी है, स्पाइडरमैन, बहुत सारे बच्चों ने देखी होगी स्पाइडरमैन मूवी। स्पाइडरमैन मूवी का इंग्लिश में डायलॉग है कि ग्रेट थिंग्स टेक टाइम, ग्रेट पावर्स कम्स विद ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटीज, है ना। तो ये सारे कुछ डायलॉग्स हैं, तो याद रखना हमेशा, ग्रेट थिंग्स टेक टाइम, बड़ी जो चीजें होती हैं वो समय, बड़ी जो चीजें होती हैं, महान जो चीजें होती हैं, वो होने में, अपना काम करने में, अपने पैर फैलाने में, अपनी जड़ें जमाने में काफी समय लगाती हैं।
अच्छी चीजों को होने में वक्त लगता है। ये आपने हमेशा सुना होगा, बहुत बारी सुना होगा आपने, बहुत लोगों के मुंह से कि भाई जो बड़ी चीजें होती हैं उनको होने में वक्त लगता है। तो यहां पे वही लिखा हुआ है कि भाई देखो, किसी भी नई विचारधारा को पैर फैलाने में अच्छा खासा समय लगता है। तो आप देखोगे राष्ट्रवाद की विचारधारा को फैलाने में 100 साल से ज्यादा का वक्त जो है लग गया, है ना, 100 साल से ज्यादा का वक्त लग गया। तो यहां पे यही बात जो है बोली गई है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए आगे हम बात करें, आगे हम बात कर लेते हैं, और आगे हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, है ना। अभी टॉपिक आएगा आगे कौन सा, हाँ, फ्रांसीसी क्रांति। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए, तो आप देखोगे यहां पे वही लिखा हुआ है, यहां पे फ्रांस के बारे में बात की जा रही है। आप देखोगे इस लंबी प्रक्रिया के अंतिम चरण में जो है फ्रांस का एक प्रजातांत्रिक देश के रूप में गठन हुआ। तो आप बोल सकते हो कि 1789 में क्रांति हुई, और 1789 के बाद जो क्रांति हुई थी, तो आपने उसमें देख ही लिया क्लास 9वीं में कितने ज्यादा उथल पुथल आए। पहले संविधान बना, है ना, फिर जो लुई 16वां जो था उसको लटका दिया जाता है, गिलोटिन कर दिया जाता है। उसके बाद आप देखोगे मैक्स मिलर रॉबिस्पियर आ जाता है ना। उसके बाद आप देखोगे डायरेक्टरी आती है। तो बहुत सारे उतार चढ़ाव हुए, बहुत सारे उतार चढ़ाव हुए, है ना। उसके बाद आप देखोगे नेपोलियन आ जाता है ना। तो फ्रांस में बहुत सारे उतार चढ़ाव हुए, और फाइनली आप देखोगे 1848 में फ्रांस एक क्या बन जाता है, फ्रांस एक प्रजातांत्रिक देश बन जाता है ना। प्रजातांत्रिक देश क्या होता है भाई? तो प्रजातांत्रिक देश एक ऐसा देश होता है जहां पर प्रजा की सुनी जाती है। हमारा भारत देश कैसा देश है? तो हमारा भारत देश भी एक प्रजातांत्रिक देश है, एक लोकतांत्रिक देश है, जहां पर लोग जो होते हैं वो अपने राजा को चुनते हैं। वोट डालते हो तुम कि सर अभी तो छोटे हैं, अभी थोड़ा ना डालते हैं? हाँ, अभी 18 साल के बाद जो है, 18 के बाद जो है आप वोट डालोगे। आप अपने गांव के प्रधान को, आप अपने एरिया के विधायक को, है ना, आप प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को आप ही चुनने वाले हो 18 साल के बाद। तो यही क्या होता है, यही एक प्रजातांत्रिक देश होता है जहां पर जनता की सुनी जाती है। समझे? हाँ, तो यहां पे आप देखोगे, यहां पे वही लिखा हुआ है कि भाई फ्रांस में क्या हुआ। फ्रांस में आप देखोगे, फ्रांस फाइनली बहुत सारे उतार चढ़ाव के बाद, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, उसके बाद आप देखोगे फाइनली 1848 में फ्रांस जो है एक प्रजातांत्रिक देश बन जाता है ना। और जैसे ही फ्रांस, जैसा हम बात करें 1848 में पूरी तरह से बन जाता है, उससे पहले भी कई बारी फ्रांस जो है प्रजातांत्रिक देश बना। और फ्रांस की देखा देखी में क्या हुआ, फ्रांस की देखा देखी में आप देखोगे यूरोप के जो दूसरे भी देश हैं उनमें भी ये चलन चलने लगा। मतलब क्या, मतलब ये जैसा होता है ना कि आपने एक कहावत सुनी है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, कि जो आपका दोस्त करेगा वही आप करोगे। और आपने ये भी सुना होगा संगति का असर पड़ता है भाई, बुरा हो अच्छा हो। आपके अगर दोस्त अच्छे हैं तो आप पे अच्छा असर पड़ेगा, बुरे हैं तो बुरा असर पड़ेगा। तो संगत ही सब कुछ होती है। आपने सुना होगा कि आपकी कंपनी जो होती है बहुत मैटर करती है, आप जिसके साथ रह रहे हो। आप अपने साइड वाले पड़ोसी को देखोगे तो कुछ ना कुछ तो असर होगा, वो जो करेगा वो उसका असर तुम पे भी होगा थोड़ा बहुत। तो यहां पे वही लिखा हुआ है कि भैया पहले फ्रांस में प्रजातांत्रिक देश आए। फ्रांस में जब ये गतिविधियां हुई तो फ्रांस के जो पड़ोसी देश हैं भाई, फ्रांस के जो आसपास के जो देश हैं, उन पर भी तो उसका असर होगा कि भाई फ्रांस में तो प्रजातंत्र आ गया भाई, फ्रांस ने तो अपने राजा को हटा ही दिया। अब ये सोच के देखो जनता को कितना अच्छा लगेगा। तो उसके बाद हुआ क्या कि फ्रांस के बाद आप देखोगे पूरे यूरोप में क्या आ जाता है, पूरे यूरोप में प्रजातांत्रिक सरकार आने लगती है। तो हम पूरे यूरोप की ही कहानी पढ़ेंगे, पहले फ्रांस की कहानी पढ़ेंगे, फिर हम ग्रीस की कहानी पढ़ेंगे, फिर हम जर्मनी की कहानी पढ़ेंगे, फिर हम इटली की कहानी पढ़ेंगे, फिर हम ब्रिटेन की कहानी पढ़ेंगे। तो आप देखोगे हम अलग अलग देशों के निर्माण की कहानी जो पढ़ने वाले हैं कि भैया देखो चिंगारी उठी फ्रांस से, फ्रांस एक प्रजातांत्रिक देश बन गया, और फिर फ्रांस का असर जो है बाकी के देशों पे भी हुआ कि भैया हमें भी अपने देश में क्या करिए, हमें भी अपने देश में जो है प्रजातांत्रिक सरकार लानी है। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ ना, फटाफट से बताओ, है ना। और हुआ यह कि धीरे धीरे आप देखोगे 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक आते आते, 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक आते आते आप देखोगे विश्व के कई सारे जो देश थे, विश्व के कई सारे जो हिस्से हैं, वहां पर क्या आ चुका था, वहां पर जो है प्रजातांत्रिक सरकार बन चुकी थी, प्रजातांत्रिक सरकार की जो स्थापना हो चुकी थी। अरे पोल आएंगे, रख जा भाई, पोल 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 आएंगे, पोल रुक, थोड़ा सा रुक जा, ठीक है, थोड़ा सा रुक जा। अच्छा, ये टॉपिक कंप्लीट हुआ हमारा, तो आपको थोड़ा सा एक आइडिया लग गया। अब एक नई यहां पे टॉपिक है हमारा, फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं सर। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम इस लेक्चर को खत्म करेंगे। एक टॉपिक और है। अच्छा, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में थोड़ी सी याद दिलवा देता हूं मैं आपको। फ्रांसीसी क्रांति, है ना, आपने क्लास 9वीं में, क्लास 9वीं की अगर हम बात करें तो यहां पे एक चैप्टर पढ़ा था आपने, क्या पढ़ा था सर? फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति पढ़ा था नहीं पढ़ा था? कि सर पढ़ा था, बिल्कुल याद है, कुछ नहीं याद? कि सर हमें तो पिछली क्लास का याद नहीं रहता, आप तो क्लास 9वीं की बात कर रहे हो, इतना थोड़ा हम याद करते हैं, कैसी बातें करते हो सर, आप तो हमें शर्मिंदा महसूस करवा देते हो, ऐसा थोड़ा ना होता है। क्लास 9वीं की बात पिछले साल की बात है सर, कैसी बातें कर रहे हो, हम 2-3 महीने हो गए पढ़ा हुआ, कल का याद नहीं हमने जब पढ़ाया था सर ने, आप आज की बात कर रहे हो। अरे बेटा मैं पढ़ा रहा हूँ, तो रुक, थोड़ा रुक जा,
ठीक है रुक जाओ। हाँ तो अब फ्रांसीसी क्रांति की बात यहां पे हो क्यों रही है, क्यों हो रही है बात, अब थोड़ा सा जोड़ के देखना चीजों को जोड़ के देखना, क्योंकि यहां पे फ्रांस का अहम योगदान है भाई, फ्रांस का अहम योगदान है यहां पे। तो अब हुआ क्या, फ्रांस में बहुत सारी गतिविधियां हुई और सबसे पहली जो गतिविधि हुई वो हुई क्या, वो हुई 1789 में सर, मानते हो नहीं मानते, तो 1789 में फ्रांस में क्या हो गया सर, क्रांति हो गई सर, क्या हो गया सर, क्रांति हो गई सर। क्रांति शब्द का अपने आप में मतलब क्या होता है, क्रांति शब्द का अपने आप में मतलब होता है बदलाव, एक बहुत बड़ा बदलाव, एक बहुत है ना, एक बड़ा बदलाव, एक बड़ा बदलाव, ठीक है, बहुत बड़ा बदलाव हुआ है ना। क्रांति शब्द का मतलब क्या, बदलाव। बदलाव किसका हुआ भाई, बदलाव ये हुआ कि हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए भाई प्रजातंत्र, हमको क्या चाहिए भाई, हमको प्रजातंत्र चाहिए, प्रजातंत्र चाहिए, है ना। मतलब ये है कि जब, अब इसकी कहानी भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, थोड़े से मैं मतलब आउटलाइन दे रहा हूं तो मैं थोड़ा आइडिया लग जाएगा क्या हुआ था, वैसे चैप्टर में पढ़ाया गया है, ये मेरा दायित्व तो नहीं है, मैं तुम्हें 10वीं में क्लास 9वीं का पढ़ाऊं, बट फिर भी मैं पढ़ा रहा हूं ताकि तुम्हें थोड़ा सा याद हो जाए। अब याद करो थोड़ा सा, जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई की है उनको याद होगा कि भाई राजा, अगर क्रांति हुई क्यों थी, आप देखोगे राजा ने क्या किया था, राजा ने टैक्स बढ़ाने की बात की थी, राजा ने टैक्स बढ़ा दिए थे, टैक्स बढ़ा दिए थे, राजा ने क्या किया था, टैक्स कर, राजा ने क्या किया था, कर बढ़ा दिए थे, ठीक है, राजा ने क्या किया था, कर बढ़ा दिए थे। कर बढ़ाने के लिए उसने क्या बुलाई, मीटिंग बुलाई, मीटिंग बुलाई उसने कर बढ़ाने के लिए, मीटिंग, है ना। और मीटिंग में क्या हुआ भाई, मीटिंग में क्या हुआ, मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि जो कर बढ़ाएंगे, कर बढ़ाए जा रहे हैं, और आप देखोगे मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि भैया क्या होगा, होगा ये कि भाई कर बढ़ाए जाएंगे, है ना। प्रथम वर्ग द्वितीय वर्ग, आप देखोगे प्रथम द्वितीय द्वितीय एंड तृतीय, ये जो वर्ग है ना, ये जो वर्ग है, ये तीनों कहां आते हैं, तीनों जो है ये कहां पे आते हैं, स्टेट जनरल में आते हैं, है ना। ये कहां आते हैं सर, ये स्टेट जनरल में आते हैं, स्टेट जनरल, ठीक है। यहां पे इनकी मीटिंग होती है। दिक्कत ये होती है कि भाई टोटल जो होते हैं 1200 लोग होते हैं, 1200 लोग, और 1200 लोगों की अगर हम बात करें तो यहां पे आप देखोगे प्रथम वर्ग की अगर मैं बात करूं, प्रथम वर्ग में 600 और 300 जो लोग होते हैं द्वितीय में, और 300 जो लोग होते हैं वो तृतीय, सॉरी गलत, उल्टा लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हाँ 300 लोग प्रथम वर्ग में, 300 लोग द्वितीय वर्ग में, और 600 जो लोग होते हैं वो किसमें होते हैं, वो होते हैं तृतीय वर्ग में। होता यह है कि भैया हर एक इंसान का एक वोट नहीं होगा, हर एक वर्ग का एक वोट होगा। अब ये जो दो लोग होते हैं, ये प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग, ये किसके किसके खिलाफ हो जाते हैं, ये तृतीय वर्ग के खिलाफ हो जाते हैं। ये राजा को अपनी स्वीकारता दे देते हैं, भैया टैक्स बढ़ा दो। क्यों, क्योंकि टैक्स तो तीसरे वर्ग के लोग देंगे ना, यही तो हुआ था, याद करो, यही तो हुआ था कि तीसरे जो लोग वर्ग के जो लोग थे वो टैक्स नहीं देना चाहते थे। जब वोटिंग हुई तो वोटिंग में दिक्कत यह थी कि हर एक वर्ग का एक वोट था, हर एक इंसान का एक वोट नहीं था। तो दिक्कत यह हुई कि प्रथम और द्वितीय वर्ग के जो लोग हैं उन्होंने राजा के पक्ष में वोट दिया। और दिक्कत यह थी पूरे फ्रांस में कि पूरे फ्रांस में था क्या, पूरे फ्रांस में जो एक समाज था वो क्या था, समाज था वर्ग निर्मित समाज था, मतलब अलग अलग वर्गों में बटे हुए थे। कुलीन वर्ग के जो लोग हैं और चर्च के जो लोग हैं, इन पर जो है इनको क्या थे, इनके पास विशेष अधिकार थे। दिक्कत क्या थी, ये जो दोनों वर्ग हैं इनके पास क्या था, इनके पास विशेष अधिकार थे, विशेष अधिकार थे, विशेष अधिकार थे, ठीक है। इनके पास क्या था सर, इनके पास स्पेशल राइट्स थे, प्रिविलेजेस थी, इनके पास विशेष अधिकार थे जो कि तीसरे वर्गों के पास नहीं थे। जितना भी कर का बोझ है, जितना भी कर का बोझ है, जितना भी कर का बोझ है वो किस पे था, कर का बोझ, कर का जो बोझ था वो किस पे था, कर का जो बोझ जो था वो तृतीय वर्ग पे आता था, क्योंकि प्रथम और द्वितीय वर्ग को कोई भी कर नहीं देने पड़ते थे। बस लड़ाई इसी बात की थी, और इसी बात पे क्या हुआ था, इसी बात पे जो है क्रांति हुई थी। और आप देखोगे गरीबी बहुत ज्यादा थी, लोग भूखे मर रहे थे, तो 1789 में क्रांति हुई, और यही कारण था क्रांति का, यही हुआ, ठीक है। जब क्रांति हो गई तो हुआ क्या भाई, आप देखोगे कि जो लोग होते हैं वो टेनिस कोर्ट में जाते हैं और अपनी एक नेशनल असेंबली, राष्ट्रीय असेंबली को जो है ये बना लेते हैं। और आप देखोगे 1791 में, आप देखोगे यहां पे 1791 में फाइनली, है ना, इनका जो संविधान जो होता है, संविधान जो होता है वो बनके तैयार हो जाता है। फ्रांस का जो पहला संविधान जो होता है वो बनके तैयार हो जाता है। और जब फ्रांस का संविधान बनके तैयार हो जाता है तो राजा को मजबूरी में, जो लुई 16वां जो होता है उसको मजबूरी में झुकना पड़ता है और इस संविधान को अपनाना पड़ता है। और यहीं से क्या होता है, यहीं से आप देखोगे कि फ्रांस क्या बन जाता है, फ्रांस जो है संवैधानिक, फ्रांस क्या बन जाता है, संवैधानिक, संवैधानिक राजतंत्र,
संवैधानिक राजतंत्र बन जाता है। सर ये संवैधानिक राजतंत्र क्या होता है कि मतलब यहां पे संविधान भी होगा और राजा भी होगा, और राजा को कौन पकड़ के रखेगा, राजा को कौन पकड़ के रखेगा, तो राजा को संविधान पकड़ के रखेगा। समझ में आया ना? तो यही क्या था भाई, यही फ्रांस में जो है बहुत बड़ा बदलाव हुआ, पहला बदलाव हुआ। उसके बाद की कहानी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में क्या हुआ बेटा, उसके बाद आप देखोगे कि ये सरकार नहीं चल पाती, उसके बाद चुनाव वगैरह हुए, बहुत सारी चीजें हुई, हर किसी को वोट का अधिकार नहीं मिला, तमाम चीजें हुई। उसके बाद आप देखोगे फिर मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर आ जाता है भाई, है ना, जो वहां पे जैकोबियन क्लब का जो मालिक होता है, जैकोबियन क्लब का जो लीडर होता है, वो रूल करने लगता है। लुई सोल्वे को लटका दिया जाता है फांसी पे। फिर उसके बाद आप देखोगे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर भी सरकार नहीं चला पाता, उसके राज को तो आतंक का राज बोला जाता है। उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद आप देखोगे डायरेक्टरी का राज आता है, डायरेक्टरी भी सरकार को नहीं चला पाती। उसके बाद फाइनली क्या होता है, आप देखोगे 1804 में, 1804 में ये जो राजनीतिक अस्थिरता जो आ गई थी, इसका फायदा कौन उठाता है, तो आप देखोगे नेपोलियन जो होता है, नेपोलियन जो होता है वो इसका फायदा उठाता है, और 1804 में ये खुद को फ्रांस का राजा और फ्रांस का तानाशाह घोषित कर लेता है। ये कहानी आपने पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी, फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ। हाँ है ना, क्लियर हुआ, इतनी चीजें क्लियर हुई, इतनी चीजें क्लियर हुई। हाँ, तो ये आपने, आई होप आपने चीजें जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो ये था फ्रांस का मसला, ये था फ्रांस का मसला। अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं फ्रांस के बारे में, है ना, जो मैंने बताया वो यहीं पे लिखा हुआ है। अब थोड़ा सा फ्रांसीसी क्रांति के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। तो ऑलरेडी वैसे मैंने आपको बता दिया, जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है वही सब लिखा हुआ है, यहां पे कुछ अलग नहीं लिखा हुआ, कुछ अलग नहीं लिखा हुआ, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले यहां पे बोला गया है कि सबसे पहले राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति फ्रांस में हुई। ऐसा बोला जाता है कि राष्ट्रवाद जैसी भावना जो है लोगों के अंदर आई कहां से, तो सबसे पहले यूरोप में आई, और यूरोप में भी कहां से आई, तो यूरोप में भी फ्रांस से आई। ठीक है, क्लियर हुआ, है ना, क्लियर हुआ ना, पक्की बात है। हाँ चलिए, फिर आगे हम बात करें। आगे बोला जा रहा है कि भाई फ्रांसीसी क्रांति की अगर हम बात करें तो आप देखोगे कि फ्रांसीसी क्रांति हुई, उसके बाद आप देखोगे राजनीतिक और संविधान में कई बदलाव किए गए। हुआ क्या, फ्रांसीसी क्रांति हो गई और इन्होंने खुद का एक संविधान बना लिया। सर संविधान बना लिया, और आप देखोगे सन 1789 में क्या हुआ, सत्ता का हस्तांतरण हुआ, और आप देखोगे कि सत्ता जो है किसके हाथ में चली जाती है, सत्ता एक जो है प्रजातांत्रिक यानी कि प्रजा के हाथ में चली जाती है। या फिर आप बोल सकते हो फ्रांस को क्या बना दिया जाता है, फ्रांस को एक संवैधानिक राजतंत्र बना दिया जाता है, यानी कि संविधान भी होगा और राजा भी होगा। लेकिन संविधान पर रोक कौन लगाएगा, तो सॉरी, राजा पर रोक कौन लगाएगा, राजा की गतिविधियों पर नकेल कौन लगाएगा, तो संविधान लगाएगा। मतलब अब ऐसा नहीं है कि राजा कुछ भी करेगा, अब राजा को भी संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा। कुछ ऐसी ही यहां पर जो है एक कोशिश की जाती है फ्रांस में, है ना। और नई जो संस्था है, मतलब नेशनल असेंबली जो है बनाई गई थी, उसमें जो लोग आएंगे वो लोग कौन चुनकर भेजेगा, तो लोग चुनकर भेजेंगे। आम जो जनता है वो अब नेशनल असेंबली का जो है चुनाव करेगी। समझ में आया या नहीं आया? अच्छा बेटा, साहिल बेटा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, धन्यवाद। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। ये सब हमने पढ़ लिया, ऑलरेडी पढ़ लिया भाई। अच्छा, अब राष्ट्र की भावना की रचना कैसे हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको फ्रांसीसी क्रांति समझ में आ गई होगी, क्यों फ्रांसीसी क्रांति का जो है बहुत बड़ा योगदान है, ये भी आपको जो है समझ में आ गया होगा। समझ में आया, हाँ है ना, फटाफट से बताओ, जल्दी से बताओ, क्लियर हुई चीजें, चीजें बेटा जी क्लियर हुई या नहीं हुई, है ना। लास्ट टॉपिक पढ़ना है, इसके बाद जो है पूरा जो है अपना चैप्टर को समाप्त करेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, हाँ है ना। चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं भाई। राष्ट्रवाद की भावना की रचना कैसे हुई, इसके बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। हाँ ठीक है बेटा, बहुत अच्छी बात है। अगर हम बात करें, हाँ बेटा, भारत में भी हुई थी, भारत में भी हुई है, भारत के बारे में बाद में बात करेंगे। अगला जो चैप्टर है उसमें हम भारत के बारे में ही बात करने वाले हैं। अब बहुत सारे बच्चे मेरे से एक सवाल पूछते हैं, सर एक बात बताइए, हम तो भारत के हैं ना, तो हम यूरोप के बारे में काहे पढ़ रहे हैं, हम तो भारत के हैं, हम यूरोप के बारे में काहे पढ़ रहे हैं, पहले तो हमें भारत के बारे में पढ़ना चाहिए, उसके बाद हमको यूरोप के बारे में पढ़ना चाहिए। ऐसा काय करवा रहे, इतनी जाति क्यों कर रहे हो सर, हमें भारत के बारे में नहीं पढ़ा रहे आप, पहले यूरोप के बारे में पढ़ा रहे हो, पहले तो भारत के बारे में पढ़ाना चाहिए आपको। हाँ बिल्कुल बेटा सही है, लेकिन सुनो यहाँ पे देखो, एक चीज होती है, क्या होती है सर, चीजें जब आप करते हो तो लॉजिकली किया करो। अब जैसे मैंने बताया कि मैंने भारत में राष्ट्रवाद पढ़ाना शुरू करता हूं मैं तुम्हें, मान के चलो, तो कोई फायदा होता आप बताओ। तो आपके मन में एक ही सवाल आता है ना, सर एक बात बताओ, ये राष्ट्रवाद जैसी शब्द की उत्पत्ति ही कहां से हुई है, तो वो तो यूरोप से हुई है। तो इसलिए जो चीज जहां से शुरू हुई है, सबसे पहले उसके बारे में तो हम बात करेंगे ना। भारत में तो बहुत बाद में आया, भारत में तो 20वीं शताब्दी में आया है, 100 साल पहले तो वहीं आ गया था, 100-150 साल पहले। तो सबसे पहले जहां से उस चीज की उत्पत्ति हुई है उसी के बारे में तो हम बात करेंगे, जिस चीज की उत्पत्ति जहां से हुई है उसी के बारे में बात करेंगे। तो यूरोप से हुई है, इसलिए हम यूरोप के बारे में पहले बात कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं, आगे हम बात कर लेते हैं।
अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें, यहाँ पे राष्ट्रवाद की रचना, अब यहाँ पे मेन सवाल यही आ रहा है कि ठीक है सर, आपने राष्ट्रवाद तो बता दिया, अब इसकी रचना कैसे हुई सर, लोगों के अंदर, लोगों को पता कैसे लगा कि ऐसी भी कोई चीज होती है, क्योंकि भाई लोग तो बड़े अनपढ़ थे, उनको कुछ नहीं पता था भाई। मैं बताता हूं आपको, फ्रांस की हम बात करें, यूरोप की हम बात करें, तो वहां पे जो 90% जो लोग हैं उनको कुछ नहीं पता था भाई, उनको क्या था, उनको उनको कुछ नहीं पता था, उनको ये लगता था राजा है बस, यही है ना, वो अनपढ़ थे, उनको कुछ भी नहीं पता था, वो अनपढ़ थे, उनको लिटरली किसी चीज का ज्ञान नहीं था। और याद रखना, राष्ट्रवाद की भावना जो है, कोई भी बड़ी क्रांति जो होती है ना, वो अनपढ़ों द्वारा शुरू नहीं की जाती, वो पढ़े लिखे लोगों द्वारा ही शुरू की जाती है। तो राष्ट्रवाद की भावना का विकास भी पढ़े लिखे लोगों द्वारा, मध्यम वर्ग के पढ़े लिखे जो लोग थे उनके द्वारा जो है शुरू किया गया था, है ना। ठीक है। अच्छा, अब यहां पे बोला गया है कि भाई क्या क्या कदम उठाए गए, क्या क्या कदम उठाए गए फ्रांस में, मतलब फ्रांस से संबंधित है ये जो टॉपिक है, पूरा पूरा का पूरा फ्रांस से ही संबंधित है ना, क्योंकि फ्रांस से शुरुआत हुई। अब यहां पे बोला जा रहा है कि फ्रांस में लोगों के अंदर, अब यहां पे सवाल क्या, सुनो यहां पे, कि यहां पे सवाल यह है कि फ्रांस में लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को उजागर करने के लिए कौन कौन से मुख्य कदम उठाए गए। ठीक है, सवाल लिख लेना, लिखते रहना, मैं बता रहा हूं आपको जो भी चीजें जरूरी है लिखना। सवाल सवाल पूरा डायरेक्टली आता है पेपर में, कि फ्रांस में लोगों के अंदर, है ना, राष्ट्रवाद की भावना को स्थापित करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए। सिंपल सी बात है ना, इतना आपको जो है लिखना है, इतना आपको लिखना है, समझ में आया। चलिए, तो सबसे पहले क्या किया गया भाई, सबसे पहले क्या किया गया, आप देखोगे सबसे पहले क्या किया गया कि बहुत सारे जो राजसी प्रतीक जो थे उनको हटा दिया गया। मतलब सर इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि बेटा होता क्या था, पहले फ्रांस की अगर मैं बात करूं, फ्रांस की अगर मैं बात करूं तो वहां पे क्या था, जब राजा है तो राजा के प्रतीक होंगे ना, देश का प्रतीक थोड़ा ना होगा। तो राजा से संबंधित जो भी प्रतीक है, राजा से संबंधित प्रतीक मतलब राजा की टोपी, राजा राजा का जो पूरा जो जो मुकुट है, राजा के साम्राज्य का खुद का जो झंडा है, जितने भी राजा से संबंधित प्रतीक जो है वो सबको हटा दिया गया। अब क्या होगा, पूरा एक फ्रांस का प्रतीक बनाया जाएगा, फ्रांस का झंडा बनाया जाएगा, फ्रांस का राष्ट्रगान बनाया जाएगा, फ्रांस की भाषा बनाई जाएगी, है ना, फ्रेंच भाषा। तो वही बात की जा रही है कि जितने भी राष्ट्रीय प्रतीक जो थे, इन सब प्रतीकों को जो है हटा दिया गया, कि भैया कोई भी राष्ट्रीय प्रतीक नहीं होगा। अब क्या होगा भाई, अब एक फ्रांसीसी झंडे का जो है निर्माण किया गया, है ना, देखते हो ना सारे में बगल में देख रहे हो, ये क्या है भाई, तो ये एक फ्रांसीसी झंडा है, इसका जो है निर्माण किया गया। ठीक है सर, बहुत 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 अच्छी बात है। फिर आप देखोगे कि यहां पे क्या किया गया, राष्ट्र के नाम पर जो है नए स्तुति गीत बनाए गए। आप देखोगे मार्शले करके एक गीत था, उसको जो है फ्रांस का राष्ट्रगान बना दिया जाता है। मार्शले करके एक गीत था, उसको फ्रांस का जो है क्या बना दिया जाता है, फ्रांस का राष्ट्रगीत बना दिया जाता है। ठीक है, चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। और क्या क्या किया गया, और क्या क्या किया गया, है ना, शहीदों को नमन किया गया, जिन लोगों ने अपने देश के प्रति, फ्रांस के प्रति, है ना, अपने प्राण न्यौछावर किए थे, उनको नमन किया जाता है। चलिए, और क्या क्या किया गया सर, और बताओ सर, है ना, एक व्यवस्था बनाई गई, इसमें क्या गया, इसमें सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम बनाए गए। अब तक क्या था सर, अब तक यह था कि प्रथम और द्वितीय वर्ग को विशेष अधिकार मिले हुए थे, ये सब हटा दिया गया, जितने भी विशेष अधिकार मिले थे, है ना। यहां पे एक पॉइंट और ऐड कर लो, है ना, यहां पे एक पॉइंट और ऐड कर लो, विशेष अधिकार, सभी विशेष अधिकार, सभी विशेष अधिकारों को हटा दिया गया, हटा दिया गया। ठीक है, विशेष अधिकारों को, जितने भी कुलीन वर्गों के पास विशेष अधिकार जो थे, इन सबको हटा दिया गया। अब बोला गया, क्या बोला गया सर, अब यह बोला गया कि कानून की नजरों में, कानून की नजरों में सब बराबर। ठीक है, अब यह बोला गया भाई कानून की नजरों में सब बराबर है ना, कानून की नजरों में सब बराबर है, सबको जो है सेम हैसियत, सेम इज्जत जो है दी जाएगी। ठीक है, चलिए, अब होता क्या था, फ्रांस के अंदर बहुत सारे, फ्रांस के अंदर ही बहुत सारे सीमा शुल्क होते थे। मतलब यह है, मान के चलो ये फ्रांस है, मान के चलो ये फ्रांस है, पूरा ये पूरा फ्रांस है। अब फ्रांस में बहुत सारी सीमाएं हैं, बहुत सारी सीमाएं हैं फ्रांस में, है ना। अब आप किसी एक सीमा को पार करोगे तो आपको क्या देना पड़ेगा, तो आपको आपको सीमा शुल्क देना पड़ेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। आपको सीमा शुल्क देना पड़ेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, कस्टम ड्यूटी बोलते हैं, है ना। इन सबको हटा दिया गया, भैया एक देश है तो अलग अलग सीमा शुल्क क्यों देना। तो जितने भी सीमा शुल्क थे, जितने भी कस्टम ड्यूटी जो थी, इन सबको जो है क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है सर। समझ में आया, है ना, ताकि जो है लोगों के अंदर एक क्या आ सके, एक जो है राष्ट्रवाद की भावना जो है विकसित हो सके, है ना। अब एक चीज और की गई इन्होंने, एक इन्होंने क्या किया, इन्होंने जितनी भी आप बोल सकते हो रीजनल डायलेक्ट जो थे, यानी कि जो भी स्थानीय भाषाएं जो थी, जितनी भी स्थानीय भाषाएं जो थी, इनको हटा दिया गया और फ्रेंच भाषा को पूरे राष्ट्र की एक आम भाषा के रूप में जो है बढ़ावा दिया गया। यानी कि आप बोल सकते हो फ्रेंच भाषा को पूरे राष्ट्र की राष्ट्रभाषा बना लिया गया, और जितने भी आप बोल सकते हो कि जो हमारे रीजनल लैंग्वेज जो है, स्थानीय भाषाएं जो हैं, इन सबको हटा दिया गया, और फ्रांस को, पूरे फ्रांस की
है ना, फ्रेंच भाषा को पूरे फ्रांस की एकमात्र भाषा जो है घोषित कर दिया गया। तो ये सारे कदम उठाए फ्रांस के लोगों ने या फिर राष्ट्रवादियों ने अपने देश में राष्ट्रवाद की भावना को उजागर करने के लिए। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए और हम बात कर लेते हैं, है ना। अच्छा, अब एक चीज और जो आपकी बुक में दे रखी है, शायद लिख लेना वो, है ना, ला पैत्रे एक बार स्पेलिंग देख लेना है, और ले सितोयन एक बार स्पेलिंग देख लेना, मे भी मिस्टेक हो सकती है, ये पॉइंट लिखा नहीं है, मिसिंग है शायद, कोई बात नहीं। ला पैत्रे और ले सितोयन जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, है ना। अच्छा, अगर ला पैत्रे की हम बात करें तो इन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए इस शब्द को इस्तेमाल किया। ले सितोयन किसके लिए इस्तेमाल किया गया? ले सितोयन जो है फ्रांस के नागरिकों के लिए इस्तेमाल किया गया, फ्रांस के नागरिकों के लिए जो है इस शब्द का जो है इस्तेमाल किया गया। किस शब्द का इस्तेमाल किया गया? हाँ, ले सितोयन जो है फ्रांस के नागरिकों के लिए जो है इस्तेमाल किया गया। ठीक है, और ला पैत्रे की हम बात करें तो इन्होंने अपनी, है ना, फ्रांस की जो मातृभूमि है, फ्रांस की जो पितृभूमि है, फ्रांस की जो पितृभूमि है, फ्रांस की जो पितृभूमि जो है, लिख लो, पितृभूमि जो है, इसके लिए जो है शब्द का इस्तेमाल किया गया। समझ में आया? ला पैत्रे एंड ले सितोयन, इन शब्दों का जो है इस्तेमाल किया गया। ठीक है, याद रखना ये पॉइंट जो है बहुत जरूरी पॉइंट हो जाता है। ठीक है, हाँ, तो ला पैत्रे का मतलब क्या? ला पैत्रे का सिंपल सा मतलब है कि इनका जो पितृभूमि जो है, जैसा हम बोलते हैं ना भारत माता की जय, तो ये लोग क्या बोलते हैं? ये लोग फ्रांस माता नहीं बोलते, ये लोग फ्रांस को अपनी पितृभूमि बोलते हैं। सिंपल सी बात है ना। और यहां पे ले सितोयन मतलब फ्रांस के जो नागरिक हैं उनको ले सितोयन करके पुकारा गया। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स जो है आपको याद रखने हैं। समझ में आया या नहीं आया? फटाफट से बताइए, जल्दी से। क्लियर हुई चीजें क्लियर हुई बेटा जी? हाँ, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही रखें हम, अच्छा, तो हाँ, पोल नहीं, एक काम करते हैं, पोल कर लेते हैं और पोल के बाद जो क्लास एंड करते हैं। समझ में आया? हाँ, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, आज के लिए इतने ही रखते हैं। आज थोड़ा सा पहली क्लास है, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ज्यादा नहीं पढ़ते अपन, पहली क्लास है, तो एक काम करते हैं, आज के लिए इतना रखते हैं। थोड़ा सा हम एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, है ना, रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद पोल भी करेंगे। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा भाई? आज हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? सबसे पहला टॉपिक हमने पढ़ा राष्ट्रवाद पढ़ा सर, है ना। तो राष्ट्रवाद क्या है भाई? तो राष्ट्र के प्रति प्रेम, ठीक है, ये हो गया हमारा राष्ट्रवाद। राष्ट्र के प्रति प्रेम जो है एक जो साझा पहचान है, लिख लो यहां पे, साझा पहचान जो है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोल देते हैं हम राष्ट्रवाद की भावना। समझ में आया? अच्छा, दूसरा हमने जो पॉइंट पढ़ा वो क्या पढ़ा भाई? दूसरे पॉइंट में हमने क्या पढ़ा बेसिकली, है ना, तो हमने जो मेन पढ़ा वो पढ़ा हमने फ्रांसीसी क्रांति के बारे में, है ना, फ्रांसीसी क्रांति और हम बात करें यूरोप का समाज। ठीक है सर, अब मैं फ्रांसीसी क्रांति की बात करूं और यूरोप के समाज के बारे में बात करूं तो पहले क्या था? पहले कोई भी प्रजातंत्र जैसी चीज नहीं हुआ करती थी। सब क्या था? तो आप देखोगे पहले राजतंत्र था, यानी कि राजा का तंत्र, है ना, और यहां पे आप बोल सकते हो कि प्रजातांत्रिक जैसी कोई चीज नहीं हुआ करती थी। मतलब यहां पे राजा का ही नियम कानून राजा के ही चला करते थे। ठीक है ना। फिर क्या हुआ? फिर आप देखोगे फ्रांसीसी 1789 के बाद, है ना, सब कुछ जो है बदल जाता है और फ्रांस जो है पहला क्या बन जाता है? पहला प्रजातांत्रिक देश बन जाता है। फ्रांस जो है क्या 1789 में आप देखोगे फ्रांस जो है वो पहला, आप बोल सकते हो, संविधानिक राजतंत्र बन जाता है ना। शुरुआत कहां से हुई थी? फ्रांस से हुई थी। क्लियर हुआ? तो ये सारी जो डिस्कशन है हमने कर ली है। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ, ठीक है। और तीसरा हमने क्या पढ़ा? तीसरा हमने ये पढ़ा कि फ्रांस के लोगों ने या फ्रांस के राष्ट्रवादी लोगों ने क्या क्या कदम उठाए अपने देश में क्या लाने के लिए? अपने देश में राष्ट्रवाद की भावना लाने में। तो मैंने बहुत सारी चीजें बता दी, है ना। उसमें मैंने बता दिया भाई, है ना, जो सीमा शुल्क था वो हटा दिया गया। सीमा शुल्क
सीमा शुल्क ये हटा दिया गया। और क्या हुआ भाई, और क्या हुआ, है ना, फ्रेंच भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। ठीक है सर, और बताओ और क्या क्या किया, है ना, ला पैत्रे ले सितोयन, है ना, ये जो ला पैत्रे है, ला पैत्रे, है ना, ला पैत्रे ले सितोयन, इन जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। और क्या किया गया सर, और क्या किया गया, बताओ 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 बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, है ना, कानून बराबर है सबके लिए, कानून सबके लिए बराबर है, ठीक है, कानून सबके लिए क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये सारे जो कदम है वो उठाए गए, है ना। तो ये पूरा था हमारा रिवीजन आज की, हमने क्लास में बस यही पढ़ा है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, जल्दी से पोल कर लो, फटाफट से, जल्दी से पोल कर लेते हैं। ठीक है, जल्दी से पोल कर लेते हैं। हाँ चलिए, जल्दी से बताओ फटाफट से, ये वाला क्वेश्चन करो जल्दी से फटाफट से, आपके स्क्रीन के सामने पोल आएगा और आपको जो है आंसर करना है, आपको आंसर करना है। ठीक है, आपको आंसर करना है, जल्दी से करो फटाफट से। नए राष्ट्रों के निर्माण की प्रक्रिया कब से शुरू हुई, 1789 में, 1889 में, 1857 में, या फिर 1750 में, बताइए जल्दी से बताइए इसके आंसर को, जल्दी से फटाफट से। मजा आया आज की इस क्लास में, पहली ही क्लास है भाई, थोड़ा सा दोबारा देख लेना, कुछ समझ में ना आए, मैंने रिवीजन भी करवा दिया, एक चीज को 10 बारी बता भी दिया। बताओ जल्दी से, फटाफट से बताइए जल्दी से। हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हाँ सीखा जीना तेरे बिना, हमदम सच्ची सी है ता। चलिए ठीक है, टाइम हो गया। तो मैंने आपको बताया था कि नए राष्ट्रों के निर्माण की प्रक्रिया कब से शुरू हुई थी, 1789 से, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, अरे वाह, चुम्मा ले जाओ तुम, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, है ना। बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर किया है, बिल्कुल, है ना। तो हमारे जो डॉक्टर सौरभ, अरे वाह, वी से डॉक्टर, वेरी गुड, है ना, नाइस, डॉक्टर हैं डॉक्टर साहब सौरभ जी, और आर्यन, अल्विन, रोहन, अनुज, हरे कृष्णा, आईटीएन भास्कर, सौरभ कुमार, वेरी गुड बेटा, है ना, वेरी गुड। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए होगा ये सही आंसर हो जाएगा, 1789। दूसरा प्रश्न करो फटाफट से, दूसरा प्रश्न करो जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, जल्दी से करिए फटाफट से। उड़ जागो जागो जागो, ये क्या हुआ भाई, कुछ समस्या आ गई क्या? चलो चलो ठीक है, करो करो जल्दी से करो फटाफट से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, राशि प्रतीक को हटाकर एक नए फ्रांस झंडे का निर्माण किया गया। ठीक है सर, फ्रांस के प्रचलित कस्टम ड्यूटी टैक्स को बढ़ावा दिया गया, सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम बनाए गए, छात्रों द्वारा जो है जैकोबिन क्लब बनाए गए। बताइए फटाफट से, जल्दी से बताइए। चलिए चलिए, बहुत ही बढ़िया, फ्रांस के प्रचलित कस्टम ड्यूटी, या हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी होगा ये सही आंसर होगा। कौन सा कथन सत्य नहीं है, नहीं पे ध्यान देना, नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है ना। सिर्फ 29% लोगों ने अरे भैया एक बात बताओ, क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो, तुम लोग ना, यही दिक्कत है, तुम लोग ना जल्दीबाजी बहुत करते हो, है ना। आप सोच के देखो, नहीं नहीं नहीं, जैकोबिन क्लब, ये बिल्कुल सही बात है, ये पॉइंट भी ऐड कर लेना, जो मैंने पॉइंट्स लिखवाए हैं ना उसमें ये पॉइंट ऐड कर लेना, मेरे को ध्यान नहीं रहा। फ्रांस में अलग अलग जैकोबिन क्लब बनाए, अच्छा ये जैकोबिन क्लब जो थे सर क्या थे, तो इन जैकोबिन क्लब का यही काम था कि राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा देना। जो मैक्स मिलियर रॉबेस्पियर जो था वो इस क्लब का ही नेता था, याद करो, है ना। तो ये पॉइंट को भी ऐड कर लेना, बिल्कुल सही पॉइंट है, लेकिन दिक्कत यह है कि क्वेश्चन में गलत पॉइंट पूछा गया है, जो कथन सही नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने क्या बताया था आपको, कस्टम ड्यूटी जो थी इनको हटा दिया गया, बढ़ावा थोड़ा दिया गया था, इनको हटाया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा सही हो जाएगा। जो मैंने पॉइंट्स लिखवाए हैं ना कि फ्रांस में किन किन चीजों का इस्तेमाल किया गया राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा देने में, उसमें ये वाला पॉइंट भी लिख लेना एक बार कॉपी में, ठीक है, ये वाला पॉइंट भी लिख लेना, छात्रों द्वारा जैकोबिन क्लब को जो है बनाया गया, ठीक है, ये पॉइंट लिख लेना, ठीक है। हाँ, जैकोबिन क्लब एक ऐसा क्लब था जिसका काम ही यही था कि राष्ट्रवाद की भावना को फैलाना, ठीक है, क्लियर हुआ। अरे भाई ये क्या हो गया, हाँ ठीक है ना। तो देखते हैं किसने सही आंसर दिया, डॉक्टर साहब ने सही आंसर दिया, राजन, शुभम कुमार, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, आखिरी क्वेश्चन करो जल्दी से फटाफट से, आखिरी क्वेश्चन करो और उसके बाद जो है इस क्लास को समाप्त करते हैं।
ठीक है, चलिए कौन सी भाषा को जो है राष्ट्र की आम भाषा के रूप में बढ़ावा दिया गया? जर्मन भाषा को, फ्रेंच भाषा, जर्मन और फ्रेंच भाषा दोनों, इनमें से कोई भी नहीं। यहां पे किसकी बात हो रही है, याद रखना, कंफ्यूज मत होना, यहां पर फ्रांस की ही बात हो रही है, यहां पर फ्रांस की ही जो है बात की जा रही है, कंफ्यूज मत होना। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए तो बहुत अच्छी बात है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? हाँ, तो जिन बच्चों, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, फ्रेंच भाषा जो है बिल्कुल सही सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये सही आंसर हो जाएगा। 83% बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। देखते हैं थोड़ा सा भाई, है ना, डॉक्टर साहब बिल्कुल सही हैं, और अनुज कुमार, हरे कृष्णा, उसके बाद IITN, समीर, अमित, खुशी, अंशुमन, राजन, हर्ष। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आगे हम आगे बढ़ते हैं भाई, और इस क्लास को एंड करते हैं। आई होप आपको सारी जो चीजें हैं बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो गई होंगी, अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, क्लियर हो गई हैं, अच्छे से क्लियर हो गई हैं, पक्की बात है, अच्छे से क्लियर हो गई हैं, अच्छे से क्लियर हो गई हैं चीजें, चीजें अच्छे से क्लियर हो गई। हाँ, तो ये आपका होमवर्क है, होमवर्क के क्वेश्चन है, करके आने हैं आपको फटाफट से, है ना, और ये भी कुछ प्रश्न जो है होमवर्क के हैं, ये आपको करके आने हैं, ये देखो, ठीक है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है आपको होमवर्क वाले प्रश्न है, करके आने हैं। वैसे मैं डेली होमवर्क नहीं दूंगा, लेकिन हाँ आपको वैसे भी क्वेश्चंस वगैरह मिल जाते हैं, आपको डेली टेस्ट पेपर वगैरह मिलते हैं, उनसे कर सकते हो आप। बाकी ये आपको दिख रहा है ना, ये प्रॉपर करके आना है। अच्छे क्वेश्चन है, ये बहुत प्यारे प्रश्न है, जो कि आपके एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस है। घर पे प्रैक्टिस करनी है एक बारी, ठीक है। मजा आया? तो आज की पहली क्लास थी भाई, नहीं समझ में आया एक बार लेक्चर फिर से देखना, डाउट है पूछ लेना, कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो भाई, ठीक है। चलिए तो एक बार देख लेते हैं भाई, डाउट का सेक्शन देख लेते हैं। हाँ हाँ, समझ नहीं आया बेटा? क्या समझ में नहीं आया बताओ पहले। बेटा लैंग्वेज का सिंपल सा मतलब है कि फ्रांस में क्या था, फ्रांस में होता क्या, देखो हमारे यहाँ पे भोजपुरी भाषा अलग है ना, गुजराती भाषा अलग है ना, अलग अलग भाषाएं आप देखते हो ना, 30-40 किलोमीटर थोड़े आगे निकल जाओ, लोगों के बोलने का तरीका भी बदल जाता है। तो हुआ ये कि फ्रांस में जितनी भी स्थानीय भाषाएं जो हैं, जो बोली जाती हैं, उनको हटा दिया गया, और एक फ्रेंच भाषा को, फ्रेंच भाषा जो कि फ्रांस में बोली जाती है, फ्रेंच भाषा को फ्रांस की राष्ट्रीय भाषा बनाया गया, ठीक है। बेटा नोट्स कैसे बनाने हैं, जो मैं करवा रहा हूं लिखते रहो वो, ठीक है, बाकी नोट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। स्थानांतरण का, अब स्थानांतरण मतलब होता है एक बदलाव, एक जो बदलाव आता है ना बहुत बड़ा, जो बदलाव आ गया, स्थान, सत्ता का स्थानांतरण मतलब बदलाव आया बहुत बड़ा, सत्ता बदल गई, किसी और के हाथ में चली गई, उसको हम बोलते हैं स्थानांतरण, ठीक है। क्लियर हुआ? कोई डिफरेंस नहीं है बेटा, लोकतंत्र और प्रजातंत्र सेम ही होते हैं, लगभग सेम होते हैं दोनों। लोकतंत्र का मतलब, लोक का मतलब क्या होता है, लोग, और प्रजा का मतलब क्या होता है, लोकतंत्र प्रजातंत्र दोनों सेम ही है, कुछ अलग नहीं है। प्रजातंत्र को इंग्लिश में बोलते हैं डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इंग्लिश में बोलते हैं डेमोक्रेसी, ठीक है। क्लियर हुआ? बेटा चैप्टर नेम यही है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप एक काम करते हैं, एंड करते हैं इस क्लास को। आई होप आपको सारी जो चीजें हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, है ना। तो बस ऐसी मजे मजे मस्ती में पढ़ाई करते रहेंगे अपन। आज पहली क्लास थी, है ना, तो इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, और जितना मैंने पढ़ा दिया बस जाके खुद पढ़ लेना, बाकी इतनी टेंशन नहीं लेते, ठीक है ना। चलिए बाय बाय, लव यू ऑल, चलो बाय।